अध्याय 16 डाउनलोड करना। अनुवादक सीकटलन, संपादक सीकटलन। प्राचीन शहर के बाहर वनस्पतियों में असामान्य रूप से प्रचुरता थी। खाई के किनारे 10 मीटर से अधिक ऊंचे विलो पेड़ से आटे पड़े थे। यहां तक कि सड़क के किनारे की सामान्य घास भी पुराने वयस्कों की थी। खांचे की सतह वाली नावों के आकार के कमलों से भरी हुई थी। कमल के फूल चेहरे के वॉशबेसिन के आकार के थे और उनमें एक अजीब सी लाली थी, जैसे कि वे काले रंग में रंगे हों। आबाद क्षेत्र के प्रभाव के कारण आसपास के निशानेबाजों ने विभिन्न स्तरों का अनुभव किया था। हालांकि इंडोनेशियाई उत्पादक गंभीर नहीं थे। प्राचीन शहर के बाहर टैंकों से लैस सशस्त्र सैनिक तैनात थे जो क्षेत्र में वापसी कर रहे थे। बिना प्रवेश पास के किसी को भी प्राचीन शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यहां तक कि आसपास की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी खोजी गईं। हालांकि झो वेन ने उन मिसाइलों को लॉन्च होते कभी नहीं देखा था। असल में परमाणु हथियार पर अग्नियास्त्रों का खतरा सीमित था। अगर परमाणु बम किसी परमाणु क्षेत्र के अंदर विस्फोट हो जाए तो भी बहुत कम नुकसान होगा। इससे भी अधिक सामूहिक जीव रेडियोधर्मी ऊर्जा को एकत्र करेंगे और मापेंगे और अधिक भयानक हो जाएंगे। साधारण गोलियां तो और भी बेकार। जब जब शैतान पर गोली चल रही है तब तब वे भस्म हो जाते हैं और उनके मिल के साथ निकलते हैं। केवल विशेष सैलून से बनी प्लास्टिक की बोतलों को ही नष्ट किया जा सकता है, लेकिन शुरुआत में वे सामग्रियां बहुत दुर्लभ होती हैं। ऐसे व्यय योग्य गोलियां बनाना वैकल्पिक था, इसलिए उन्हें आमतौर पर तलवारें और कृपान जैसे क्रमिक में बनाया जाता था। परमाणु हथियार के विरुद्ध अग्नियस्त्र बहुत उपयोगी नहीं थे, लेकिन फिर भी उनके सुझावों से काफी नुकसान हुआ। ऐसे में आजीविका का मुख्य उपयोग मानव समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता था। झो वेन के पास प्रवेश पास नहीं था, लेकिन उसके उम्मीदवार पास का एक के रूप में उपयोग किया जा सकता था। युद्ध परीक्षण के दौरान इन डारों ने उत्तरी द्वार के माध्यम से गाइड प्राचीन शहर में एकल प्रवेश की मात्रा दी। गाइड प्राचीन शहर में चारों दिशाओं में 4 द्वार थे। यह मूल रूप से एक छोटा शहर था और पूरे शहर का चक्कर 5 किमी से अधिक की दूरी भी तय नहीं करता था। हालांकि तूफानों के बाद गाइड प्राचीन शहर एक संबद्ध क्षेत्र बन गया। इसके अंदर मूल रूप से कई गुना बड़ा हो गया। आज तक मनुष्य को पूरी तरह से बाकी रहना है। विभिन्न द्वारों से प्रवेश करने से लेकर किसी व्यक्ति तक अलग अलग संप्रदाय का सामना करने की विज्ञप्ति है। उत्तरी द्वार से जिन मठाधीश का सामना हुआ वे सबसे बेकार थे। आमतौर पर अधिक खतरा नहीं होता जब तक कि कोई बहुत गहराई तक न हो जाए। सत्यापन प्रक्रिया के बाद प्रतियोगी पास में केवल 4 लोगों को एक साथ प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। झो वेन, केवल ली हुआन और 2 अन्य शहरी सहयोगियों के लिए प्राचीन के प्रवेश द्वार के बाहर मूल्यांकन हो सकता था। झो वेन ने कभी नहीं मिले थे। सौभाग्य से प्रवेश द्वार बंद होने में अभी कुछ समय लगा था। प्राचीन नगर का उत्तरी द्वार प्राचीन एवं रहस्यमय था। इसके सेटों के मसाले और घिसी हुई जगहें जिनमें कई स्थानों पर निशान थे। हालांकि झो वेन ने उन कहानियों के बारे में सुना था जो कि प्राचीन शहर पर 10 मिनट से अधिक समय तक भारी मात्रा में आयुध के साथ बमबारी की थी। फिर भी उज्जाल अनोखा होने वाले प्राचीन शहर का एक भी टाइलरंगा नहीं। सिटी गेट के ऊपर एक बोर्ड लगा था जिस पर पारंपरिक पाठ में गाइड सिटी शब्द लिखा था। उनके पास एक प्राचीन और वास्तुशिल्प प्रकृति थी जिसमें 1000 साल पुराने आकर्षण थे। झो वेन की नजर अंततः बोर्ड के अंत में अजीब प्रतीक पर लग गई। ये प्रतीक चिन्ह एक बच्चे द्वारा बनाया गया था, जिसे एक बच्चे द्वारा बनाया गया था जैसा कि दिखता था। हालांकि मार्क के अंदर एक परिदृश्य था जो लहसुन या प्याज के बल्ब जैसा दिखता था। गाइड प्राचीन शहर के पास स्वभाव रूप से अतीत में ऐसा कोई प्रतीक नहीं था। किंवदंती है कि यह विचित्र प्रतीक तूफान के बाद दिखाई दिए, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं पता चला। न ही किसी को पता था कि यह उकेरा था। झो वेन प्रतीक का अध्ययन कर रहा था जब उसे अचानक अपने जेब में रखा फोन महसूस हुआ। ऐसा माना जाता है कि युबाई या ली हुआन उसे ढूंढ रहे थे। झो वेन ने उसे अपनी जेब में हाथ डालने के लिए खींच लिया, लेकिन वह क्षण भर के लिए रुक गया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस जेब के अंदर का फोन वह फोन नहीं था जिसका वह आमतौर पर इस्तेमाल करता था। इसके बजाय ये रहस्यमय फोन था। कोई कॉलिंग कार्टून नहीं था, न ही इसमें कभी सामान आया था। तो अब यह अचानक ऐसा क्यों? ये देखकर कि उसका आसपास कोई नहीं दिख रहा है, झो वेन ने अपना जेब से फोन आउट किया और देखा कि आपकी स्क्रीन जल गई थी। उस पर एक कैमरा आइकन चमक रहा था। मैंने ये कैमरा ऐप पहले क्यों नहीं देखा? इसका क्या उपयोग है? यह क्या चाहता है कि मैं एक गुलाम लूं? जब झो वेन ने कैमरा आइकन टैप किया तो वह आश्चर्यचकित रह गया। एक आम फोन की तरह ये फोटोग्राफी मूड में आ गया। हालांकि ये झो वेन की तस्वीर नहीं ले रहा था।
पिछला कैमरा सक्रिय किया गया था। शुक्र है प्राचीन शहर ने फोटोग्राफी पर प्रतिबंध नहीं लगाया, इसलिए उसे तस्वीर लेने के लिए अपना फोन निकालते हुए देखने के बावजूद सैनिक उसे रोकने के लिए आगे नहीं बढ़े। जो वेन ने फोन उठाया और फोटोग्राफी फंक्शन के उपयोग का पता लगाने की कोशिश में उसे अपने बगल की वनस्पति की ओर इशारा किया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह स्पष्ट रूप से टूट गया था। तस्वीर लेने के लिए उसके पास शटर बटन दबाने का कोई रास्ता नहीं था। जो वेन द्वारा स्क्रीन पर उंगली से टैप करने के बावजूद फोन अभी भी दृश्यों की तस्वीर नहीं ले सका। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वास्तव में यह क्या है? जो वेन ने अपना फोन उठाया और उसे चारों ओर लहराया। जब शहर के गेट का छोटा हाथ का प्रतीक स्क्रीन पर दिखाई दिया तो एक बीप की आवाज आई। हैरानी की बात यह है कि फोन ने जवाब दे दिया। जो वेन घबरा गया क्योंकि उसने ध्यान से देखा। उसे एहसास हुआ कि स्क्रीन पर एक हरे रंग का बॉक्स दिखाई दे रहा था जो शहर के गेट के ऊपर अजीब हथेली के प्रतीक पर बंद था। लगातार 3 बीप के बाद हथेली के प्रतीक को जूम इन किया गया। पृष्ठभूमि में प्राचीन शहर धीरे धीरे धुंधला हो गया और नीचे शब्द दिखाई देने लगे, लोड हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? जो वेन ने अपने फोन की लोडिंग स्क्रीन को देखा और उसके दिमाग में एक विचार कौंध गया। इस विचार से वह भयभीत हो गया क्योंकि उसे यह अविश्वसनीय लगा। लेकिन कुछ ही देर में फोन ने साबित कर दिया कि उसका अनुमान सही था। लोडिंग पूरी हो गई और हाथ का प्रतीक एक आइकन में बदल गया जो फोन की होम स्क्रीन पर दिखाई देने लगा। यह इंक नेस्ट लोगो के ठीक बगल में था जिस पर 3 शब्द थे, प्राचीन शाही शहर। यह सचमुच एक खेल कालकोठरी बन गया है। जो वेन को सुखद आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने अपना उत्साह रोक लिया और प्राचीन इंपीरियल सिटी आइकन को टैप किया। दरअसल स्क्रीन ने गेम की परिचित लोडिंग स्क्रीन प्रदर्शित की। थोड़ी देर के बाद इंटरफेस गाइड प्राचीन शहर के उत्तरी द्वार में बदल गया। वास्तविकता के विपरीत प्राचीन शहर का दरवाजा पहले से ही खुला था। जो वेन ने स्क्रीन पर खून की एक बूंद टपका दी जो खून के रंग के अवतार में प्रकट हुई जो सीधे गेट से होकर गुजरी। जिन दर्शनीय स्थलों ने उनका स्वागत किया वे प्राचीन पत्थर के फुटपाथ और प्राचीन पुरानी लकड़ी की इमारतें थीं। हालांकि जो वेन ने कभी गाइड प्राचीन शहर में प्रवेश नहीं किया था, लेकिन उसने इंटरनेट पर इसके इंटीरियर के वीडियो देखे थे। ये वैसा ही था जैसा वह देख रहा था। इससे पहले कि जो वेन तुलना कर पाता, सड़कों पर एक फतेह पुराने कपड़े टूटे हुए कंकाल में हड्डी की गदा के लिए दिखाई दिया। ये सीधे रक्तरंजित अवतार की ओर दौड़ है। जो वेन ने इस जीव को सबसे पहले वीडियो में देखा था। यह कोई और नहीं बल्कि गाइड एंशियट सिटी का वनस्पति जीव स्केलेटन सोल्जर था। अध्याय 17 प्राचीन शाही शहर। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। नरकंकाल सैनिक बेल्जियम के आकार के जीव थे। उनके पास धीमी गति, मध्यम शक्ति और ढांचा संरचना थी। उन्हें स्कूल में पढ़ाया गया था कि उनका कैसे पालन किया जाए। एक सामान्य हाई स्कूल का छात्र जो खेती में बहुत बुरा नहीं था, उसे 1 या 2 लंका सैनिकों से पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं हुई। हालांकि जो वेन ने पहले कभी किसी वास्तविक लंका सैनिकों के साथ लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह बता सकते थे कि वे विगोर चिंटियों की तुलना में बहुत डरावने थे। उसे यह नहीं पता था कि इसमें कितनी शक्ति या संरचना है, लेकिन इसकी गति अधिकतम 3 थी। अपने खून के रंग के अवतार को नियंत्रित करने के लिए जो वेन ने लंका के सैनिकों से मुलाकात की क्योंकि उसने क्लब पर हमला किया था, लेकिन इसकी बेहद मामूली गति के कारण खून के रंग के अवतार ने इसे पहले ही शेरधारकों को हिट कर दिया था, इच्छा कम कर दी थी। डिंग। चट्टानों के ढेर के बीच एक नारियल क्रिस्टल गिरा। जांच करने पर यह एक कंकाल सैनिक क्रिस्टल था। जो वेन को सुखद आश्चर्य हुआ। प्राइमरियल न्यूट्रिशनल क्रिस्टल के देने की संभावना बहुत कम थी। लगभग तुरंत ही एक बूंद पीने का मतलब था कि वह बहुत भाग्यशाली थी। दुर्भाग्य से काकेला सैनिकों का मूल ऊर्जा कौशल कथित तौर पर काकाला पाम पर आरोपित है। ये केवल कुछ ताकत को बढ़ा सकता है और इसका प्रभाव बहुत मजबूत नहीं है। इसके अलावा यह आमतौर पर निम्नतम रैंक एक प्राइमरियल ऊर्जा कौशल है। जो वेन को स्कूल से सीखी गई जानकारी याद आ गई और कुछ देर तक निराशा महसूस हुई। रक्त रंग के अवतार को सामने लाने के लिए स्केलेज सोलर क्रिस्टल को लेने से तुरंत एक भूरे रंग की धारा बदल गई जो रक्त रंग के अवतार के शरीर में घुस गई। जो वेन को भी अपने फोन से अपनी हथेली तक एक अनोखा एहसास हुआ। फिर यह उनके शरीर के माध्यम से प्रसारित हुआ जिससे एक अजीब आदिम ऊर्जा परिसंचरण पथ बन गया। मूल ऊर्जा कौशल स्केलेटन पाम रैंक एक मूल ऊर्जा व्यय करता है। स्केलेटन पाम प्रति उपयोग एक मूल ऊर्जा व्यय है। यह विगोर डिवाइन फिस्ट की तुलना में बहुत कम उपयोग में आता है लेकिन बहुत कमजोर है। यह सबसे बुनियादी ऊर्जा कौशल में से एक होना चाहिए।
झो वेन को पता था कि आमतौर पर प्राइमर्डियल ऊर्जा कौशल मजबूत होगा, वह और भी अधिक प्राइमर्डियल ऊर्जा का उपयोग करेगा। कुछ ऐसा जो केवल एक मूल ऊर्जा व्यय करता था वह निश्चित रूप से प्रभावित था। क्रॉचलेटन पाम की शक्ति का परीक्षण करना शुरू नहीं किया गया था। झो वेन ने रक्तरंग के अवतार को प्राचीन इंपीरियल शहर में गहराई तक जारी रखा। झो वेन को नहीं पता था कि गेम में गाइड एंशियट सिटी का नाम मेमोरी एंशियट सिटी इंपीरियल क्यों रखा गया था। वह जो अपने आधार पर गाइड सिटी को एक विशाल इतिहास वाला एक प्राचीन शहर बताता था। प्राचीन काल में इसका नाम यंगटियन और शांक्यू थे और इसका इतिहास 3 संप्रभुओं और 5 सम्राटों के पौराणिक काल से है। 5वें सम्राटों के सम्राट जुवानजू ने एक बार अपनी राजधानी दिक्यू में स्थानांतरण करने से पहले यहां स्थापित की थी। 3 प्रभुओं के नेता सुइरेन का जन्म हुआ था। इसी तरह 5 सम्राटों के सम्राट कु और उनके बेटे शांत के जेड के लिए। सम्राट कु जैसा नाम शायद औसत व्यक्ति के लिए अपरिचित था, लेकिन सम्राट कु वह अंतर्निहित आदर्श था जिसमें सम्राट डिजुन को पौराणिक प्राणियों के क्लासिक पार्ट क्लासिक ऑफ माउंटेन्स एंड सीज में चित्रित किया गया था। ये सभी मिथक थे और कोई नहीं जानता था कि इनका वास्तव में अस्तित्व है या नहीं। हालांकि आयामी तूफानों के बाद गाइड प्राचीन शहर एक आयामी क्षेत्र बन गया और आज तक इसकी पूरी तरह से खोज नहीं की गई थी। कुछ साल पहले महाकाव्य मंच पर शक्तिशाली मनुष्यों ने गाइड प्राचीन शहर में गहराई तक धावा बोल दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उस पल के बाद से किसी ने भी इसमें गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं की। विकास के पिछले कुछ दशकों में सबसे शक्तिशाली मानव केवल आधे चरण की पौराणिक अवस्था में ही था। वास्तव में इसका मतलब केवल चरम महाकाव्य चरण था। ऐसे विशेषज्ञ का गायब होना ये बताता है कि प्राचीन शहर की गहराई कितनी भयावह थी। शुक्र है आयामी क्षेत्रों में शक्तिशाली प्रतिबंध लग रहे थे, जिससे आयामी प्राणियों के लिए क्षेत्र की सीमाओं से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। अन्यथा मानव समाज शायद अफरा-तफरी में होता और उतना शांत नहीं होता जितना वह था। उत्परिवर्तित ताकत चींटी को बुलाते हुए उसने उसके साथ प्राचीन शाही शहर में गहराई तक धावा बोल दिया। समय समय पर कंकाल सैनिक उस पर आक्रमण करते थे ताकि वह और चींटी आसानी से मारे जा सकें। हालांकि पहली स्केलेटन सोल्जर मुठभेड़ के अलावा कोई अन्य क्रिस्टल नहीं गिरा। स्केलेटन सोल्जर्स की गिरावट दर विगोर चींटियों की तुलना में कम थी। खेल में झो वेन ने स्केलेटन पाम की ताकत की कोशिश की और आश्चर्य की बात नहीं, यह विगोर डिवाइन फिस्ट की तुलना में बहुत कमजोर था। इसने उसकी ताकत को लगभग 10-20% तक बढ़ा दिया, जिससे वह तियान जियांगडोन की लाइटनिंग फिस्ट से काफी कमजोर हो गई। हालांकि स्केलेटन पाम के लिए एक समर्थक था। इसमें सौम्यता थी और इसे वितरित करते समय आवश्यक गति की मात्रा कम कर दी गई थी। यह विगोर डिवाइन फिस्ट के विपरीत चुस्त और त्वरित था, जिसके लिए खुले और अतिरंजित कार्यों की आवश्यकता होती थी। इंच पंच के साथ फ्यूजिंग के लिए स्केलेटन पाम अधिक उपयुक्त है। हालांकि स्केलेटन पाम बहुत कमजोर है। अगर मैं इसे फ्यूज भी कर दूं तो भी सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी से होने वाली क्षति सीमित होगी। जब झो वेन सोच में था, उसे लगा कि कोई उसकी ओर चल रहा है। युद्ध परीक्षण के लिए काफी संख्या में छात्र एकत्रित थे। हालांकि झो वेन ने एक कोना चुना था, इसलिए जो कोई भी वहां से गुजरेगा उसकी बहुत अधिक संभावना होगी। शुक्र है वहां बहुत सारे कंकाल सैनिक नहीं थे, इसलिए उत्परिवर्तित शक्ति चींटी उन्हें संभालने के लिए पर्याप्त से अधिक थी, जिससे झो वेन के लिए अपना ध्यान भटकाना संभव हो गया। उसने ऊपर देखा और एक नजर डाली, यह मानते हुए कि यह ली हुआन था। झो वेन को आश्चर्य हुआ जब उसने उस व्यक्ति की पहचान की। यह एन जिंग थी, जिसे उसने तब से नहीं देखा था क्योंकि उसने उसे एक चाल में हरा दिया था। एन जिंग एक ऐसी लड़की थी जिसके पास सुंदरता की आधुनिक व्याख्या नहीं थी। उसकी थोड़ी तीखी दोहरी पलकें या ऊंची नाक नहीं थी। पतली नाक और चेहरे पर हल्की सी गोल मटोलता के साथ वह एक क्लासिक सुंदरी की तरह दिखती थी, जिसमें एक तेज मर्दाना भाव था। उसकी आंखें बिल्ली जैसी थीं और उसकी निगाहें दृढ़ और सशक्त थीं। वह फैंग रुओक्सी से लंबी थी और झो वेन की ऊंचाई के बराबर थी। पुरुषों के लिए इतनी लंबी महिला एक दमनकारी भावना प्रकट करती है। यह विशेष रूप से एन जिंग के आचरण के साथ ऐसा था जो स्वचालित रूप से अजनबियों को दूर कर देता था। थोड़ी कमजोर इच्छाशक्ति वाले लड़के शायद उसकी आंखों में देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकते। एन जिंग सीधे झो वेन के पास गई और उसके एक शब्द भी कहने का इंतजार किए बिना उसने उस पर एक यूएसबी ड्राइव फेंक दी। यह क्या है? झो वेन ने इसे पकड़ लिया और हैरान होकर एन जिंग से पूछा। अंकल फैंग ने मुझे यह आपको देने के लिए कहा। एन जिंग ने झो वेन के हाथ में रखे फोन पर नजर डाली और मजाकिया लहजे में कहा, हालांकि मुझे लगता है कि अंकल फैंग की कड़ी मेहनत व्यर्थ थी।
कोई भी चीज, चाहे वह कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जब किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाती है जो आत्म दुख में डूबा रहता है, तो वह बेकार है। इससे पहले कि जो वेन कुछ कह पाता, एन जिन मुड़ा और रुकने से पहले कुछ कदम चला। उसने बिना पीछे देखे कहा, भविष्य में तुम यह मत कहना कि तुम एन परिवार से हो। हमारा परिवार तुम्हारे जैसा कमजोर व्यक्ति नहीं चाहता। इतना कहकर एन जिन बिना पीछे मुड़े चला गया। एक बार जब वह चेतावनी क्षेत्र से बाहर निकल गई तो वह सैन्य लाइसेंस प्लेट वाली कार में चली गई। जब सैन्य वाहन चला गया तो जो वेन शून्यता से देखता रहा। तभी उसने अपना सिर हिलाया और बुदबुदाया, शुरुआत में मैं तुम्हारे परिवार से नहीं हूं। नहीं, मैंने आपके परिवार की प्रतिष्ठा में से कुछ को नष्ट करने की योजना बनाई थी। शायद आप लोग चीजों के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। यूएसबी ड्राइव को अपनी जेब में रखकर जो वेन ने प्राचीन इंपीरियल सिटी कालकोठरी को पीसना जारी रखा और कंकाल सैनिकों को मारना जारी रखा। खैर ही कुछ भी अच्छा न हुआ हो, इससे उसे प्राचीन शाही शहर के अंदर के माहौल से परिचित होने का मौका मिला। हालांकि स्कूल ने उन्हें जानकारी और प्राचीन शहर का एक नक्शा प्रदान किया था, लेकिन केवल उत्तरी शहर के प्रवेश द्वार तक का नक्शा ही सीमित था। एक ओर नक्शा पूरा नहीं था और दूसरी ओर ये छात्र किसी भी दुर्घटना के डर से प्राचीन शहर में अंदर जाने से रोकने के लिए थे। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। यदि जो वेन के पास फोन या गेम कालकोठरी नहीं है तो वह प्राचीन शहर की गहराई तक नहीं जाता है। ऐसा करना वैकल्पिक में उसकी जान जोखिम में होगी और ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब चीजें अलग थीं। वह कालकोठरी में गहराई तक जाकर खेलता था और अंदर की स्थिति का पता लगाता था। जब उसने बाद में प्राचीन शहर में प्रवेश किया तो वह स्वभाव से अज्ञात हो गया, जिससे जोखिम कम हो गया। इस स्कूल द्वारा दी गई जानकारी और नक्शों से काफी समानता जुलता था। उत्तरी द्वार के आसपास के क्षेत्र में कुछ कंकाल सैनिक थे। ये स्केलेटन सैनिक उन वयस्क पुरुषों की तुलना में स्थिर, अधिक मजबूत थे। कभी खेती नहीं की थी, उच्च विद्यालय के छात्रों के खिलाफ खेती की थी, उन्हें केवल मार ही खानी पड़ा। जब तक कोई मौत के लिए तैयार न हो और लंका के सैनिकों की भीड़ में शामिल न हो जाए, यह आमतौर पर बहुत खतरनाक नहीं होगा। उसे ज्यादा रोके खून के बिना झो वेन ने के रंग के अवतार को उत्परिवर्तित विगोर चीटी पर चढ़ाया और अंदर घुसा दिया। यहां तक कि अगर उसे स्केल सैनिकों का सामना करना पड़ा, जो एक चट्टान या उससे अधिक का समूह तोड़ दिया गया था, तो उत्परिवर्तित ऊर्जा चीटी आसानी से उसे मारने में सक्षम थी। गिरोह ये कुछ ऐसा नहीं था जिस पर एक्शन करने के लिए झो वेन को खून के रंग वाले अवतार की जरूरत थी। जल्द ही झो वेन स्कूल द्वारा दिए गए पते के बाहर भाग दिया गया। प्राचीन शहर के आंतरिक भाग में पत्थर से बनी इमारतें और प्राचीन इमारतें भरी हुई थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। वास्तुकला की शैली बहुत ही प्राचीन हो गई। झो वेन ने केवल वैलीज पर आगे बढ़ने का साहस किया और उनके किनारे बनी प्राचीन संरचनाओं से सहयोग किया। शिक्षा पाठ्यक्रम में यह बार बार उल्लेख किया गया था कि यह सबसे अच्छी बात होगी कि कोई भी शिष्य आश्रम में प्रवेश न करे। कई शिलालेख अभिलेखों से जुड़े हुए थे, इसलिए प्रवेश द्वार से एक अलग आयाम में जाना जा सकता है। कंकाल की गहराई दर बेहद कम थी। वह 2 से अधिक लोगों को मार डाला गया था, लेकिन उसके पहले 100 स्केल सैनिकों के अलावा और कुछ भी नहीं मारा गया था। झो वेन इससे प्रभावित नहीं थे। उन्होंने सबसे पहले सुना था कि स्केलल के सैनिक अपने निचले स्तर के कारण शायद कभी कभी ही क्रिस्टल को संगठित करते हैं। हालांकि स्केलनेटन पाम क्रिस्टल था, स्केलनेटन पाम क्रिस्टल प्राप्त करना वास्तव में दुर्लभ था। विचार करते समय उसने अचानक सामने वाली सड़क पर एक समूह का समूह देखा। उनकी संख्या लगभग 20 से 30 थी। यह कांकेल की सबसे बड़ी भीड़ थी जहां उसने प्रवेश के बाद देखा था। पहले कंकाल सैनिकों के विपरीत, सैनिकों की यह भीड़ एक कंकाल घोड़ों को निगल जाती थी। उस पर सवार एक स्केलेटन जनरल था जिसके हाथ में हड्डी का दग था। स्केल के घोड़ों पर सवार स्केल जनरल सामान्य कंकाल सैनिकों की तुलना में स्पष्ट रूप से लंबा और मजबूत था। ये कम से कम 1 सिर ऊंचा था। इसके अलावा इसकी खोपड़ी विशेष रूप से मोटी थी। ये सामान्य भूरा सफेद रंग नहीं था क्योंकि इसमें हाथी दांत जैसा चमकीला था। वह जो कपड़े पहनता था वह फटा था, लेकिन वह अपनी पीठ पर गहरे लाल रंग का लबादा पहनता था। हालांकि यह कुछ पुराना था, फिर भी पूरा था। हड्डी का भाला लगभग 2 मीटर लंबा था और उसकी सतह खुरदरी थी। उसकी नोक कांटे की तरह तेज थी और वह कांटेदार था। यदि किसी को भाले से वार किया गया तो संभवतः इससे लगातार रक्तस्राव होगा। जब झो वेन ने उसे देखा तो कंकाल जनरल ने झो वेन द्वारा नियंत्रित रक्त रंग अवतार और उत्परिवर्तित शक्ति चीटी को भी देखा था। हालांकि वह उस विशिष्ट आयामी प्राणी की तरह नहीं था जो तुरंत आगे बढ़ गया।
इसके बजाय उसने अपने कंकाल के घोड़े पर सवारी करना जारी रखा, जैसे कि उसे हमला करने के विचार से घृणा हो। ये कंकाल सैनिकों की भीड़ थी जो जंगली बाघों और भेड़ियों की तरह आगे बढ़ी। उत्परिवर्तित ताकत चींटियों के सामने के पंजे मौत की दरांती की तरह कटे हुए थे और एक चक्कर में कंकाल सैनिकों को भेदते हुए उनमें से लगभग 10 को मार डाला। कंकाल के घोड़े पर सवार व्यक्ति अंततः इसे सहन नहीं कर सका और आगे बढ़ने से पहले वह एक कठोर भयानक चीख निकालते हुए आकाश में गर्जना करने लगा। कंकाल के घोड़े की गति ऐसी नहीं थी जिसकी तुलना किसी सामान्य कंकाल सैनिक से की जा सके। इसने झो वेन को भी आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि यह उत्परिवर्तित शक्ति चींटी और रक्त रंग के अवतार से भी तेज थी। यह सिल्वर विंग फ्लाइंग चींटी की तुलना में किसी भी तरह से धीमी गति से बवंडर की तरह बह गया। पलक झपकते ही कंकाल घोड़ा उत्परिवर्तित शक्ति चींटी के सामने आ गिरा। झो वेन ने उत्परिवर्तित शक्ति चींटी को अपने पंजों के साथ दुश्मन से मिलने का आदेश दिया, इस उम्मीद में कि खून के रंग का अवतार दुश्मन के सिर पर वार करने से पहले हड्डी के भाले को पकड़ लेगा। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ, हड्डी का भाला तेज हो गया। झो वेन की दृष्टि में धुंधलापन आ गया, जैसे कि वह एक पल के लिए गायब हो गया हो। जब तक झो वेन फिर से देख पाता, हड्डी का भाला उत्परिवर्तित विगोर चींटी के पंजों में घुस चुका था और सीधे खून के रंग के अवतार की छाती में जा लगा। बूम! रक्त के रंग के अवतार को उत्परिवर्तित शक्ति चींटी की पीठ से फेंके जाने पर रक्त बाहर निकल आया। गेम स्क्रीन तुरंत काली हो गई। स्पष्टतः उसकी तत्काल मृत्यु हो गई थी। वह शक्तिशाली झो वेन को थोड़ी खुशी महसूस हुई। चुनौतियां मिलने और उनसे पार पाने के लिए थीं। सामान्य कंकाल सैनिकों को मारना निरर्थक था, क्योंकि उन्होंने कुछ भी आकर्षक नहीं छोड़ा था। जैसे ही वह खेल को फिर से शुरू करने वाला था, उसने ली हुआन को 2 समान उम्र के युवाओं के साथ चलते देखा। झो वेन उनसे पहले कभी नहीं मिले थे। वे गाइड हाई स्कूल के छात्र नहीं लग रहे थे और इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे ली हुआन की तरह थे, जो नाम के लिए गाइड हाई स्कूल के छात्र थे, लेकिन उन्होंने वहां कभी स्कूली शिक्षा नहीं ली थी। जब हम प्राचीन शहर में प्रवेश करते हैं तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस मेरी तरफ चलो, बाकी उन पर छोड़ दो। ली हुआन ने झो वेन को दोनों युवाओं से नहीं मिलवाया। उन्होंने बस एक आकस्मिक चेतावनी दी। ठीक है, झो वेन ने सहमति में सिर हिलाया। चूंकि वह युद्ध परीक्षण आसानी से पास कर सकता था, इसलिए उसकी सुर्खियां बटोरने की कोई योजना नहीं थी। चूंकि दोनों युवाओं का उनका अभिवादन करने का कोई इरादा नहीं था, झो वेन छोटी सी बातचीत से मुक्त होकर खुश थे। वह किनारे खड़ा होकर जुआ खेलना जारी रखा। जबकि दोनों युवाओं ने ली जुवान के साथ युद्ध परीक्षण पर चर्चा की, वे उसे आश्वासन देते रहे, ये दावा करते हुए कि उनके साथ ली जुवान निश्चित रूप से गाइड सिटी युद्ध परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त कर रहा था। उनके स्वर से ऐसा लग रहा था मानो गाइड सिटी युद्ध परीक्षण में प्रथम स्थान प्राप्त करना पानी पीने जितना आसान हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन तुम्हें यह मेरे लिए अच्छा करना होगा। कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ली जुवान ने कहा, मुझे हर कीमत पर गाइड सिटी कॉम्बैट टेस्ट में प्रथम आना है। भाई जुवान, निश्चिंत रहें। गाइड सिटी जैसी छोटी जगह में किस तरह के सच्चे विशेषज्ञ हो सकते हैं? इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि मैं जियांग हाओ के साथ सेना में शामिल होऊंगा, केवल मैं ही यह गारंटी दे सकता हूं कि आपको पहले स्थान मिलेगा, जू मियांतू ने बिना किसी चिंता के कहा। ली जुवान को थोड़ा सा घबराते हुए देखकर जियांग हाओ ने जल्दी से कहा, भाई जुवान, निश्चिंत रहें। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम आपको गारंटी देते हैं कि कुछ भी गलत नहीं होगा। अच्छा, तभी ली हुआन ने हल्का सा सिर हिलाया। जू मियांतू अभी भी कुछ कहने ही वाला था कि उसने किसी को चलते हुए देखा। चारों ने अपना सिर घुमा लिया। यह एक लंबी सुंदरता थी जो आसानी से दूसरों की आंखों को चमका देती थी। झो वेन, ये बहुत अच्छा है कि आपको एक टीम मिल गई। फैंग रुओक्सी झो वेन के सामने आई और उसने राहत में कहा। झो वेन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब ली हुआन का धन्यवाद है। उन्हीं की बदौलत मैं युद्ध परीक्षण में शामिल हो सका। फैंग रुओक्सी ली हुआन को नहीं जानती थी, न ही वह जू मियांतू और जियांग हाओ को जानती थी। हालांकि उसने महसूस किया कि उसकी छाती से वजन कम हो गया है, जिससे झो वेन भाग लेने में सक्षम हो गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने सोचा था कि मैं अभी भी पहली बार अपनी किस्मत आजमा सकती हूँ, लेकिन आपके साथ होने पर मुझे लगता है कि पहली बार यह संभव है। जब जू मियांतू ने यह सुना तो वह बहुत खुश नहीं हुआ। फैंग रुओक्सी के शब्दों से ऐसा लग रहा था मानो वे झो वेन के साथ मिलकर उसका फायदा उठा रहे हों। बेब, झो वेन के हमारे साथ जुड़ने से आप निश्चिंत हो सकती हैं।
हालांकि उसे शीर्ष 3 में आने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी यह गारंटी देना आसान है कि टीम की बदौलत उसे चौथा स्थान मिलेगा, जू मियांतू ने फैंग रुओक्सी से मुस्कुराते हुए कहा। अध्याय 19 प्राचीन शहर में प्रवेश करना। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। फैंग रुओक्सी ने उसे दृष्टिअंदाज करने से पहले जू मियांतू पर दृष्टि सूची दी। उन्होंने झो वेन को देखने की रिलीज जारी की और कहा, हे वेन, आप किस स्कूल में जाने की योजना बना रहे हैं? मैंने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा है, झो वेन ने कहा। फैंग रुओक्सी ने हिलाया सिर और कहा, यह सही है। आप जितना सक्षम हैं, आप अपनी इच्छानुसार किसी भी स्कूल में जा सकते हैं। वहां भीड़ नहीं है। ये भी अच्छा है। मैं इस परीक्षा को पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा मुझसे है कि मेरा उत्तर तुमसे बहुत दूर नहीं होगा। ऐसा देखने के साथ फैंग रुओक्सी ने झो वेन को अपना हाथ घुमाया और चला गया। शुरू से अंत तक उसने जू मियां को नजरअंदाज कर दिया था। जू मियांतू इस व्यवहार से नाखुश थे, लेकिन ये भड़काने की सही जगह नहीं थी। उन्होंने बस झो वेन पर एक नजर डाली और छवि हाओ और ली हुआन से कहा, छोटे शहरों के लोगों के पास वास्तव में सीमित क्षितिज है। उसके अच्छे रूप की कमी है, बहुत बुरी बात यह है कि उसके पास के दिमाग और आंखें हैं कमी है। वाल्मा हाओ ने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन झो वेन में ली हुआन का समुद्र तट बढ़ गया था। उन्होंने झो वेन से पूछा, मैंने सुना है कि आप एक टाइम गाइड हाई स्कूल का नंबर 1 व्यक्तिगत व्यक्ति थे। देखने में ये सच है? ऐसा लगता है कि वह लड़की आपकी बहुत आदर करती है। ये सिर्फ साथी छात्रों के बीच प्रोत्साहन है। वह स्वयं उत्कृष्ट है और मुझसे किसी भी तरह कमजोर नहीं है। झो वेन ने कहा, कहीं भी रखा जाए, वह मुट्ठी भर साधना प्रतिभाओं में से एक होगी। जू मियांतू स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि झो वेन उसका खंडन कर रहा था। उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा, यदि आप वास्तव में उत्कृष्ट होते तो आपको हमें अपने साथ ले जाने की आवश्यकता क्यों होती? ली जुआन ने जू मियांतू और कंपनी को झो वेन के बारे में सूचित नहीं किया था। उसने केवल इतना कहा था कि वह अपने एक दोस्त को युद्ध परीक्षण में भाग लेने के लिए एक छात्र को अपने साथ ले जाने में मदद कर रहा था। झो वेन ने अपना बचाव नहीं किया, उसे अपने नीचे जू मियांतू के साथ एक तर्क मिला। ली जुआन ने जू मियांतू की बात काट दी, जिसने अभी तक अपनी बात नहीं कही थी। बस इसे काट दो। अब समय आ गया है कि हम प्रवेश करें। आप सभी को ध्यान केंद्रित करना है। ली जुआन के ऐसा कहने पर जू मियांतू केवल उन शब्दों को निगल सकता था जो वह कहने वाला था। उसने झो वेन को क्रोधित दृष्टि से देखा। परीक्षक पहले से ही छात्रों की उम्मीदवारी का सत्यापन कर रहे थे। 4 लोगों की एक टीम के साथ वे प्रत्येक अपने उम्मीदवारी पास को एक सत्यापन मशीन में लाए। उन्होंने उनकी उंगलियों के निशान इकट्ठा किए, उनके पास स्कैन किए और उन पर मौजूद वस्तुओं की जांच की। केवल जब उनके उम्मीदवार होने की पुष्टि हो गई और वे धोखाधड़ी में सहायक कोई वस्तु नहीं लाए थे, तभी उन्हें प्राचीन शहर में प्रवेश की अनुमति दी गई। अधिकांश छात्र घबराए हुए नहीं थे। इसके बजाय यह उनके साथ आया परिवार था जो चेतावनी रेखा से परे खड़े होकर लगभग बेहोश हो रहा था। जब छात्र प्राचीन शहर में प्रवेश कर रहे थे तो वे असहाय होकर देखते रहे। उनमें से कुछ को लगभग कार्डियक अरेस्ट हो गया था। झो वेन और उनकी टीम प्राचीन शहर के सामने पहुंचने से पहले एक सुरक्षित मार्ग से गुजरते हुए निरीक्षण के लिए कतार में खड़े हुए। प्राचीन शहर के दरवाजे पहले ही खुल चुके थे, लेकिन अंदर सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। अंदरूनी हिस्से को पहचानने का कोई तरीका नहीं था। प्राचीन शहर के द्वारों की रखवाली करते हुए हथियारों से लैस सैनिकों ने आग्रह किया, देखना बंद करो और जल्दी से प्रवेश करो। आपके पीछे बहुत सारे लोग खड़े हैं। झो वेन ने प्राचीन शहर के द्वार की ओर चलने के लिए ली हुआन और कंपनी का अनुसरण किया। जब तीनों प्राचीन शहर में प्रवेश कर रहे थे, वह उनके पीछे पीछे चल रहा था। हालांकि जब वे फाटकों से गुजरे तो उसे एहसास हुआ कि वह उन्हें नहीं देख सकता। वह जल्दी जल्दी धुंधले दरवाजों से गुजरा और उसे एक अजीब चक्कर महसूस हुआ, क्योंकि उसके पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए थे। लेकिन सिर्फ एक कदम के साथ झो वेन की आंखों के सामने का दृश्य खुल गया। प्राचीन शहर के अंदर की धुंध छट गई थी। वह स्पष्ट रूप से पत्थर से बनी सड़कों और नीली टाइलों वाली प्राचीन इमारतों और सड़कों पर बनी लाल दीवारों को देख सकता था। ली जुआन और बाकी 2 ठीक सामने थे, उससे बस कुछ ही कदम की दूरी पर। उन वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिया है कि आयामी क्षेत्र दूसरे स्थानिक आयाम के बराबर हैं। देखने से तो यही लगता है। अधिकांश छात्रों के प्रवेश करने के बाद उन्होंने उत्सुकतापूर्वक झो वेन की तरह ही प्राचीन शहर का आकार देखा। हालांकि उन्होंने स्कूल की वीडियो सामग्री से गाइड एंशियंट सिटी के अंदर के कुछ फुटेज देखे थे, लेकिन वास्तव में यहां कदम रखना उन्हें एक अलग एहसास दे रहा था।
प्राचीनता और भावना जो मानवीय अनुभवों के संपूर्ण दायरे को कवर करती प्रतीत होती थी, ऐसी चीजें थी जिन्हें वीडियो फुटेज में कैद नहीं किया जा सका। परीक्षक ने अभ्यर्थियों के समूह को इकट्ठा किया और ध्यान देने योग्य कुछ प्रमुख बातें बताईं। जब यह हो गया तो युद्ध परीक्षण आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। परीक्षण में भाग लेने वाले सभी छात्र बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में कंकाल सैनिकों को मारने की उम्मीद में प्राचीन शहर की सड़कों और गलियों में दौड़ पड़े। निस्संदेह ऐसे लोग भी थे जिन्हें आशा थी कि परीक्षण के दौरान कुछ आयामी क्रिस्टल गिरेंगे। इससे चीजें और भी बेहतर हो जाएंगी। अर्थ लीग ने यह स्पष्ट कर दिया था कि युद्ध परीक्षण के दौरान गिराए गए कोई भी आयामी क्रिस्टल स्वयं छात्रों की संपत्ति थे। हालांकि परीक्षक ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षण के दौरान जो कुछ भी हुआ उसके लिए छात्र ही जिम्मेदार होगा। लीग के कानूनों के अनुसार 16 वर्ष की आयु तक पहुंचने के बाद कोई भी स्वतंत्र रूप से युद्ध परीक्षा देने का विकल्प चुन सकता है। जिम्मेदारी उन्हें निभानी थी, यहां तक कि अगर मृत्यु भी हो जाए तो लीग मुआवजे का 1% भी नहीं देगी। कॉलेज प्रवेश परीक्षा में अन्य विषयों की तुलना में शहर के केवल कुछ 100 छात्रों ने वास्तव में युद्ध परीक्षण में भाग लिया। परिवर्तित प्राचीन शहर के अंदर वे अगोचर दिखाई दिए। झो वेन और ली हुआन प्राचीन शहर की गहराई में चले गए। शुरुआत में बहुत सारे छात्र थे, इसलिए जो कंकाल सैनिक दिखाई दिए वे उन्हें मारने के लिए पर्याप्त नहीं थे। ली जुवान और कंपनी का इरादा अन्य छात्रों के साथ भीड़ को छीनने का नहीं था, इसलिए उन्होंने युद्ध के मैदानों के चारों ओर चक्कर लगाया और प्राचीन शहर में गहराई तक प्रवेश किया। जू मियांतु और जियांग हाओ ने बढ़त बना ली और उनके सामने आए प्रत्येक कंकाल सैनिक को एक ही वार में मार गिराया गया। कंकाल सैनिकों की भीड़ ताकत में भारी असमानता के कारण उल्लेख करने लायक नहीं थी। कंकाल सैनिकों के कंकाल के बीच चावल के दाने के आकार की एक हड्डी थी। प्रत्येक कंकाल सैनिक के पास उनमें से केवल एक ही था और युद्ध परीक्षण में किसी का स्कोर एकत्रित की गई हड्डियों की संख्या से निर्धारित होता था। हालांकि हड्डियों की संख्या ही किसी टीम की रैंकिंग निर्धारित कर सकती है। टीम के भीतर रैंकिंग आयामी क्रिस्टल की संख्या से निर्धारित की गई थी। शायद यह एक संयोग था, लेकिन चौकड़ी जिस दिशा में जा रही थी, झो वेन ने खेल के दौरान उसी दिशा में प्रयास किया था। जैसे ही वे प्राचीन शहर में घुसे सभी दृश्य खेल के दृश्य के समान थे। ये केवल प्राचीन शहर की प्राचीन इमारतें नहीं थीं, यहां तक कि दिखाई देने वाले कंकाल सैनिकों की संख्या भी खेल के समान थी। क्या इसका मतलब यह है कि हम उस कंकाल घोड़े पर सवार व्यक्ति से मिलेंगे? हालांकि झो वेन को तुरंत एक और विचार आया। वह क्षेत्र परीक्षण की सीमा को पार कर गया था, इसलिए यह संभावना नहीं थी कि ली हुआन और कंपनी इसमें प्रवेश करने का जोखिम उठाएंगे। लेकिन चीजें उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा हो गईं। जब जू मियांतु और कंपनी परीक्षण की सीमा पर पहुंचे तो बिना रुके आगे बढ़ गए। वे सीधे टेस्ट की सीमा से बाहर चले गए। ली जुवान, हम पहले ही टेस्ट सीमाएं छोड़ चुके हैं, क्या हमें वापस जाना चाहिए? झो वेन ने ली हुआन से कहा। इससे पहले कि ली जुवान एक शब्द कहे, जू मियांतु ने अवमानना में कहा, परीक्षण का क्षेत्र बहुत छोटा है। कंकाल सैनिकों की संख्या अत्यंत सीमित है। यदि हम वे सभी प्राप्त कर सके तो भी हम कितने प्राप्त कर सकते हैं? यदि तुम्हें डर है तो हमारे लौटने तक यही प्रतीक्षा करो। आपको हमारे पीछे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। ली जुवान ने भी मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हमारे पास गाइड एंशियट सिटी की पूरी जानकारी है। अगले 10 से 15 किलोमीटर तक हमारा सामना केवल कंकाल सैनिकों से होगा। कोई भी पौराणिक मंच आयामी प्राणी प्रदर्शित नहीं होगा। परीक्षण का क्षेत्र अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है क्योंकि वे नहीं चाहते कि छात्र किसी दुर्घटना का शिकार हों। जैसा कि मियांतु ने कहा, परीक्षण क्षेत्र में कंकाल सैनिकों की कम संख्या के साथ हमारे लिए उच्च अंक प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। ये लगभग आवश्यक है कि हम आगे बढ़ते रहें। अध्याय 20 अनुनय। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। थरीकी अभिव्यक्ति देखकर झो वेन को पता चला कि उसका अनुनय पूरी तरह से बेकार था। ट्री के बीच जो कुछ भी हो सके उसे नजरअंदाज करते हुए उसके पीछे रहने का इरादा था। हालांकि यदि वे अंदर ही मर गए तो उनके परिणाम गंभीर रूप से प्रभावित होंगे। उन्हें शीर्ष प्रमुख के प्रमुखों की सूची से भी हटाया जा सकता है। इसके अलावा यू क्यूबाई ने अपना परिचय पत्र दिया था, इसलिए ली हुआन को अच्छे परिणाम प्राप्त करने में मदद करने की जिम्मेदारी थी। हालांकि ली जुवान ने ऐसा नहीं सोचा था। झो वेन ली जुवान को मौत के लिए हुए थे फिर भी नहीं देखना चाहते थे। इससे यू क्यूबाई की प्रतिष्ठा प्रभावित होगी और इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि ली फैमिली को क्यूबाई पर डलेगा। आशाएं हैं कि वे बहुत गहराई तक नहीं जाएंगे। जब तक उस क्षेत्र में स्केलेटन जनरल नहीं है तब तक कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए।
झो वेन ने बिना कुछ कहे कुछ सोचा और ली हुआन एंड कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। झो वेन को चुप देखकर जू मियांतु ने कल्पना की कि ऐसा इसलिए था क्योंकि झो वेन अकेले रहने की हिम्मत नहीं करता था। उन्होंने टास्कर डे को उपहास किया। जब कोई लोड हो तो उसे एहसास होना चाहिए। बस आज्ञाकारी रूप से हमारा टिकट और ग्राहक बंद करें। झो वेन के पास परेशान होने की कोई रुचि या समय नहीं था। प्राचीन इंपीरियल सिटी गेम कालकोठरी में प्रवेश करने से पहले उसने अपना फोन अदृश्य से खून की एक बूंद गिरा दिया। वह स्केलेटन जनरल की ताकत का परीक्षण करने के लिए आगे बढ़ना चाहता था। ये सबसे अच्छा होगा यदि वह हत्या का कोई रास्ता खोजने के लिए हत्या कर देता है, और यदि वह भी सूचीबद्ध होता है तो भी वह कम से कम अपने अनुभव को प्रमाणित करने का एक रास्ता खोज सकता था। आखिरकार प्लामा हाओ और जू मियांतु ने बढ़त बना ली थी। उन सभी सैनिकों पर हमला किया गया था जो उन पर हमला कर रहे थे। झो वेन को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। खतरा न के बराबर था। यहां तक कि अगर किसी भी कंगाल सैनिक पर झपट पड़े तो वह अपनी मौजूदा ताकत से उसे आसानी से खत्म कर सकता था। जो वेन पीछे रह रहे थे इस डर के बिना कि वे स्क्रीन को देख रहे थे क्योंकि वे इस पर पुनर्विचार की संभावना नहीं रखते थे। गेम लाइब्रेरी ने कार्टून शैली का शीर्षक बनाया जो वास्तविक जीवन से बहुत अलग है। सामान्य व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाया गया। ली हुआन झो वेन की तरह था, उसके पास करने को कुछ नहीं था। जब उन्होंने झो वेन को ऐसे एरिया में गेम खेलने के लिए अपना फोन रिकॉल देखा तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, क्या आप असल में गेमिंग के आदी हैं? अब भी यहाँ गेमिंग का मन हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए कुछ और पास करना है, इसलिए मैं सिर्फ समय बर्बाद करने के लिए गेम खेल रहा हूँ, झो वेन ने बिना ऊपर देखे उत्तर दिया। जब उन्होंने शक्ति वाली चिंटी की सवारी निकाली तो रक्त के रंग के अवतार को नियंत्रित किया तो उनकी स्क्रीन खुली रह गई। सामान्य कांकेल सैनिक उत्परिवर्तित शक्ति चिंटी को बिल्कुल भी निषेध में असहाय थे। उनके शरीर पर असर से टुकड़े हो गए और वे अवशेष तेज नहीं थे। जो वेन भी उन्हें मारने की जहमत नहीं उठा सकते थे। वह बस उस स्थान पर भागना चाहता था जहां स्केलेटन जनरल था। ये सही है, मैं भी गेम खेलूंगा, ली हुआन ने अपना फोन दोहराया। उसने स्क्रीन पर टैप किया। उसने जो खेल खेला वह एक रहस्य था। ली हुआन के खेल को बंद किया जा सकता था, लेकिन झो वेन भी खेल रहा था। इससे जू मियांतु नाराज हो गया। क्या बक्सा है? ये गाइड हाई स्कूल का नंबर 1 प्रतिभा है। वह एक जुआ के शौकीन व्यक्ति की तरह है। जू मियांतु ने बड़ी विचारधारा के साथ मन ही मन शाप दिया। हालांकि जू मियांतु और दादा हाओ शक्तिशाली थे, फिर भी मांस और खून से बने थे। वे अभी भी थकान और चोट के प्रति संवेदनशील थे, इसलिए जब उन्हें कंकाल सैनिकों की निचली बड़ी भीड़ का सामना करना पड़ा तो उनसे सावधान रहें। इससे उनकी आगे बढ़ने की गति धीमी हो गई। जहां तक झो वेन का सवाल है, वह पूरे खेल में चार्ज ले रहा था। उनकी प्रगति की दर वास्तविक जीवन में उनकी प्रगति से कहीं अधिक तेज थी। केवल आधे घंटे में वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां उसकी मुलाकात घोड़े पर सवार कंकाल जनरल से हुई थी। पिछली बार की तरह जब उस व्यक्ति ने खून के रंग का अवतार और उत्परिवर्तित शक्ति वाली चींटी देखी तो उसने तुरंत हमला कर दिया। इसकी गति भयावह थी, किसी भी तरह से झो वेन और उत्परिवर्तित शक्ति चींटी की तुलना नहीं की जा सकती थी। इस बार झो वेन पूरी तरह से केंद्रित था। वह भाले के हमलों से निपटने के तरीकों के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि हड्डी का भाला उस पर हमला कर रहा है तो वह उससे बचने में असफल रहा। छाती में घुसने से पहले उसके पास हमले को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाने का अवसर नहीं था। ये तेज था। ये भाला हमला किसी प्रकार का आदिम ऊर्जा कौशल होना चाहिए। झो वेन पहले ही पुष्टि कर सकते थे कि भाला हमला एक मौलिक ऊर्जा कौशल था, अन्यथा यह असंभव था कि वह प्रतिक्रिया करने में भी असफल रहा हो। एक गति प्रकार की मौलिक ऊर्जा कौशल। ये साथ ही सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी से भी अधिक कठिन है। हालांकि उस सिल्वर विंग्ड फ्लाइंग चींटी ने स्पष्ट रूप से प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल्स का इस्तेमाल कभी नहीं किया। जैसे ही झो वेन ने मामले पर विचार किया, उसने रक्त रंग के अवतार को पुनर्जीवित किया, उत्परिवर्तित शक्ति चींटी की सवारी की और प्राचीन इंपीरियल शहर की गहराई में प्रवेश किया। जैसे ही झो वेन वहां पहुंचे, उन्होंने ध्यान से अपनी पिछली 2 मौतों के विवरण को याद किया। उन्होंने विवरणों का अध्ययन करके स्केलेटन जनरल से निपटने के लिए एक रणनीति खोजने की आशा व्यक्त की। ऐसा करके वो कुछ संभावनाओं के साथ आए। हालांकि उनकी व्यवहार्यता के लिए उन्हें ये जानने के लिए परीक्षण करने की आवश्यकता थी कि क्या वे काम करते हैं। जब उसने स्केलेटन जनरल को फिर से अपने ऊपर हमला करते देखा तो झो वेन ने जानबूझकर कंकाल घोड़े के सीधे हमले से बचा लिया। वह जानना चाहता था कि क्या प्राइमर्डियल एनर्जी स्किल केवल फ्रंटल थरस्ट के लिए ही सक्षम है। तथ्यों ने साबित कर दिया कि वह गलत थे।
जब रक्त रंग का अवतार झो वेन के नियंत्रण में कंकाल घोड़े की ओर चकमा दे गया तो हड्डी के भाले की नोक ने प्रकाश की धारा की तरह एक अर्धचंद्राकार घुमाया, जिससे तुरंत रक्त रंग के अवतार का सिर धड़ से अलग हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह एक त्वरित हत्या थी। गलतियां करना कोई भयानक समस्या नहीं थी। जो बात भयावह थी वह रणनीतियों में संशोधन करने के अवसर की कमी थी। हालांकि रहस्यमय फोन ने झो वेन को संशोधन का यह अवसर दिया। उनका मौलिक ऊर्जा कौशल न केवल एक जोड़ है बल्कि यह साइड क्लीविंग में भी सक्षम है। इससे ये कठिन हो जाता है। झो वेन हतोत्साहित नहीं थे, इसके बजाय उसने चुपके से फोन की स्क्रीन पर खून की एक और बूंद टपका दी। शायद ये पिछले 1 महीने में हुई गंभीर रक्तहानि के कारण था। झो वेन को थोड़ा चक्कर महसूस हुआ। मुझे भविष्य में अपने रक्त की पूर्ति के साधनों के बारे में सोचने की जरूरत है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच अनीमिया से मर जाऊंगा। झो वेन को हल्का सिरदर्द महसूस हुआ, लेकिन वह कोई अच्छा समाधान नहीं सोच सका। पहला प्रयोग विफल होने के बाद झो वेन केवल तरीकों को बदल सकता था। शुक्र है वह केवल खेल में ही प्रयास कर रहा था। यदि वास्तविक जीवन में ऐसा होता तो कोई रास्ता नहीं था कि वह अपनी क्षमता से परे कुछ करता। आखिरकार उसके पास केवल एक ही जीवन था, वह बस इस पर दांव नहीं लगा सकता था। जबकि झो वेन ने अपने प्रयास किए, जू मियांतु और कंपनी ने आगे बढ़ना जारी रखा। आयामी क्षेत्र में आयामी जीव लगभग अंतहीन थे। चूंकि यह क्षेत्र आयामी दरारों से जुड़ा हुआ था, भले ही जीव नष्ट हो गए हों, इस क्षेत्र पर फिर से नए प्राणियों का कब्जा हो जाएगा। उन सभी को मारने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि आयामी दरारें स्थिर नहीं थीं। पैन आयामी जीव यादृच्छिक रूप से प्रकट नहीं होते थे, इसलिए एक क्षेत्र को साफ करने के बाद थोड़े समय के लिए कोई कंकाल सैनिक दिखाई नहीं देंगे। जू मियांतु और कंपनी की प्रगति अभी भी काफी अच्छी थी। कंकाल सैनिकों द्वारा आयामी क्रिस्टल बनाने की संभावना काफी कम थी। हर 200 से 300 कंकाल सैनिकों के शरीर से एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल निकाला जाता था। दुर्भाग्य से यह कोई खेल नहीं था। वे केवल स्ट्रेंथ क्रिस्टल्स की पहचान कर सकते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी कीमत क्या थी। स्ट्रेंथ क्रिस्टल स्वभाव से ली हुआन का था। दरअसल जब तक उनके पास एक है, वह टीम में पहले स्थान पर बने रहेंगे। हम पहले ही लैटिन स्कॉटलैंड सैनिकों का शिकार कर चुके हैं। हमने परीक्षण किया कि निर्धारित क्षेत्र से बहुत दूर हैं। हमें अंत से पहले लौटना होगा। क्या हम आगे की शुरुआत नहीं रख सकते? ये देखते हुए कि वे स्केलेटन जनरल के क्षेत्र के पास आ रहे थे, झो वेन ने एक बार फिर ली हुआन से कहा। अध्याय 21 अप्रत्याशित विकास। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। इससे पहले कि ली जुवान एक शब्द भी कह सके, जू मियांतु ने कहा, यह अभी भी शुरुआती है और हमारे पास हड्डी के मोतियों की संख्या हमें प्रथम स्थान की गारंटी देने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने की जरूरत है। जियांग हाओ ने भी मानचित्र को देखा और कहा, मानचित्र के आधार पर यह क्षेत्र अभी भी सुरक्षित क्षेत्र है। हम ज्यादा खतरे का सामना किए बिना 10 किलोमीटर और आगे बढ़ सकते हैं। ली हुआन ने अपने फोन पर नक्शा खोला और देखने के बाद सिर हिलाया। जानकारी के आधार पर आसपास कोई पौराणिक स्तर का प्राणी नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ें तो ठीक रहेगा। गाइड सिटी के वास्तविक विजेता बनने के लिए हमें पर्याप्त हड्डी के मोती प्राप्त करने की आवश्यकता है। हम अन्यथा बर्दाश्त नहीं कर सकते। झो वेन को पता था कि उसे ली हुआन और कंपनी को आगे बढ़ने से रोकना होगा, अन्यथा स्केलेटन जनरल का सामना करने पर उनमें से किसी एक की मृत्यु उसके परिणामों पर भारी प्रभाव डालेगी। हालांकि झो वेन की उस विश्वविद्यालय के माध्यम से उच्च समाज में प्रवेश करने की कोई योजना नहीं थी जिसमें उन्होंने भाग लिया था, फिर भी वह एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लेना चाहते थे। यदि उनमें से 4 में से किसी की भी मृत्यु हो जाती तो शीर्ष प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश की संभावना बेहद कम हो जाती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अपने अन्य विषयों में कितना अच्छा प्रदर्शन किया, वह केवल प्रथम श्रेणी के विश्वविद्यालय में ही दाखिला ले पाएगा। झो वेन ऐसा कुछ नहीं चाहता था। ली हुआन, क्या आप छठी इंद्रिय में विश्वास करते हैं? झो वेन ने एक पल के लिए सोचा और ली हुआन से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? ली जुआन ने सीधे तौर पर उत्तर नहीं दिया क्योंकि उसने गहरी दिलचस्पी के साथ पूछा। मुझे अपनी छठी इंद्रिय अधिकांश लोगों से बेहतर लगती है। चूंकि मैं छोटा था, खतरे का सामना करने से ठीक पहले मुझे एक अस्पष्ट एहसास होता था। यह एहसास मुझे बहुत असहज कर देता है। हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि यह खतरे का पूर्वाभास है, लेकिन आमतौर पर मुझे इसके तुरंत बाद परेशानी का सामना करना पड़ता है। झो वेन ने आगे कहा, और मुझे बहुत असहज महसूस हुआ। डरने की बात स्वीकार करो। छठी इंद्रिय को बहाने के तौर पर क्यों इस्तेमाल करें?
जू मियांतू ने अवमानना के साथ बात की। ली जुआन ने जियांग हाओ पर नजर डालने से पहले एक पल के लिए झोउ वेन को आकार दिया। जियांग हाओ ने सोचा और फिर कहा, वर्तमान में हमारे पास मौजूद हड्डी के मोती हमें प्रथम स्थान की गारंटी नहीं दे सकते। अगर हमें अभी वापस जाना पड़े तो ये थोड़ा अनुचित हो सकता है। जाहिर है जियांग हाओ आगे बढ़ने के समर्थक थे। ली जुआन को कुछ हद तक आश्वस्त देखकर झोउ वेन ने जल्दी से कहा, ली जुआन कृपया मुझ पर भरोसा करें। हालांकि मेरा यह एहसास हर बार खतरे के सिर उठाने पर नहीं होता, लेकिन एक बार जब मुझे यह एहसास हो गया तो बड़ी मुसीबत निश्चित है। यदि मैं काया होता तो मैं बस प्रवेश द्वार पर पीछे हट सकता था और आप लोगों का इंतजार कर सकता था। ये बात मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। कुछ देर रुकने के बाद झोउ वेन ने आगे कहा, जैसा कि जू मियांतू ने कहा, गाइड सिटी एक छोटा शहर है। ऐसे बहुत से उच्च विद्यालय के छात्र नहीं हैं जो इतने मजबूत हों। मुझे संदेह है कि कई उच्च विद्यालय के छात्र कंकाल सैनिकों को मारने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र से आगे बढ़ने का साहस करेंगे। हमने पहले ही बड़ी संख्या में हड्डी के मोतियों को प्राप्त कर लिया है और अधिक को मारने के लिए हमेशा निर्दिष्ट क्षेत्र में लौट सकते हैं। बिना कोई जोखिम उठाए व्यवहारिक रूप से प्रथम स्थान की गारंटी है। आखिरकार हमारे पास केवल एक ही जीवन है। सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है। आप जो कहते हैं उसका मतलब समझ आता है। ऐसा लग रहा था कि ली हुआन झोउ वेन के शब्दों से प्रभावित हो गए थे और उन्होंने सिर हिलाया। चलो फिर ऐसा करते हैं। कंकाल सैनिकों का शिकार करने के लिए कहीं और जाने से पहले हम वापस लौट आएंगे। चलो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। जू मियांतू बड़बड़ाया, लेकिन ली जुआन के फैसले की अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। वह घूमा और टीम के साथ वापस चला गया। जियांग हाओ भी ली हुआन के पीछे पीछे चला। जाहिर है झोउ वेन पहले ही पीछे की ओर मुड़ गया था, लेकिन 2 कदम चलने के बाद उसने अचानक जियांग हाओ की चीख सुनी। वह क्या है? जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्होंने सभी को चौंका दिया। उन्होंने उसे एक प्राचीन इमारत को हतप्रभ दृष्टि से देखते हुए पाया, जैसे उसने कोई बहुत ही भयानक चीज देखी हो। झोउ वेन, ली हुआन और जू मियांतू ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमाया जब जियांग हाओ के हाथों में एक चमक चमकी। उनके प्रत्येक हाथ में एक अजीब जैड खंजर दिखाई दिया। जियांग हाओ के बाएं हाथ में जैड खंजर एक जहरीले सांप की जीभ की तरह लगा, जिसने तुरंत ली हुआन को घायल कर दिया। फुट लंबा ब्लेड उसकी कमर में पूरी तरह धंस गया। यह अचानक घटनाक्रम इतना अचानक घटित हुआ कि जू मियांतू को पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा था जब जियांग हाओ के दाहिने हाथ में मौजूद दूसरा जैड खंजर उसकी गर्दन पर वार कर गया। जू मियांतू तेजी से पीछे हट गया था, लेकिन घायल होने से बचने में असफल रहा। हालांकि उसकी कोई भी धमनियां नहीं कटी थी, उसकी गर्दन तुरंत खून से लाल हो गई थी। जियांग हाओ, तुम क्या कर रहे हो? जू मियांतू ने अपनी गर्दन पर घाव को ढकते हुए चिंता का भाव दिखाया और पीछे हटते हुए चिल्लाया। अभी जो कुछ हुआ था उस पर वह अविश्वास से भर गया। जियांग हाओ ने जू मियांतू को नजरअंदाज कर दिया और दोनों हाथों से जैड खंजर की जोड़ी को पकड़ लिया और ली हुआन की कमर पर घाव को ध्यान से देखा। वह घाव के लिए जिम्मेदार था और वह जानता था कि इस तरह के घाव का किस प्रकार का प्रभाव होगा। हालांकि घाव पर मांस और वसा में एक निश्चित शक्ति थी जो घाव पर दबाव डालती थी। जो थोड़ी मात्रा में खून रिस चुका था वह इतने गहरे घाव के लिए लगभग असंभव था। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ली परिवार का तीसरा वंशज किसी ऐसी चीज में महारत हासिल कर लेगा जिसके लिए कुंवारी होने की आवश्यकता होगी। अजय कौन दिव्य कला, जियांग हाओ ने धीरे से कहा और ली हुआन की ओर देखा। झोउ वेन भी उसी तरह चिंतित हो गए जब उन्होंने अजय कौन डिवाइन आर्ट सुना। आदिम ऊर्जा कौशल और सहयोगी जानवर आयामी प्राणियों का शिकार करके प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन आदिम ऊर्जा कलाएं ऐसी चीजें नहीं थी जिन्हें आयामी क्रिस्टल द्वारा प्राप्त किया जा सकता था। किंवदंती है कि प्राइमर्डियल एनर्जी आर्ट्स चीनी चीगोंग, बैटल क्यूई या जापानी निंजुत्सु जैसी प्राचीन कलाओं से उत्पन्न हुई हैं। हालांकि अतीत में आदिम ऊर्जा क्रिस्टलों की कमी के कारण उन कलाओं को आदिम ऊर्जा के समर्थन की कमी थी, जिससे उन्हें अपनी वास्तविक शक्ति व्यक्त करने से रोका जा सका। ये केवल तब हुआ जब आयामी जीव प्रकट हुए, जिससे मनुष्यों को आयामी क्रिस्टल को अवशोषित करने की अनुमति मिली, कि इन कलाओं का उपयोग बढ़ गया, जो धीरे धीरे वर्तमान आदिम ऊर्जा कला में विकसित हुआ। आदिम ऊर्जा कलाओं का मनुष्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। आयामी क्रिस्टल को अवशोषित करने से मनुष्य को मजबूत होने और विकसित होने की अनुमति मिली, लेकिन चरणों के बीच आगे बढ़ने के लिए यह पर्याप्त नहीं था। इसके बजाय ये प्राइमर्डियल एनर्जी आर्ट्स ही थी जिसके पास ऐसे प्रतिबंधों को तोड़ने की शक्ति थी। उदाहरण के लिए, यदि झोउ वेन नश्वर चरण से पौराणिक चरण तक आगे बढ़ना चाहते हैं, तो केवल आयामी क्रिस्टल को अवशोषित करना अपर्याप्त होगा।
इससे पहले कि उसका शरीर पौराणिक अवस्था में विकसित हो जाए, उसे तपस्वी ध्यान को एक नए क्षेत्र में आगे बढ़ाने की आवश्यकता होगी। हालांकि प्राइमर्डियल एनर्जी आर्ट्स में अपने मतभेद थे। तपस्वी ध्यान अधिक से अधिक झोउ वेन को पौराणिक स्तर तक आगे बढ़ा सकता है, अधिकतम तक। ये झोउ वेन को महाकाव्य चरण में आगे बढ़ाने में असमर्थ था, भले ही उसने इसमें कितनी भी अधिक खेती की हो। ज्ञात आदिकालीन ऊर्जा कलाओं में से 20 से भी कम ऐसी कलाएं थीं जिन्होंने मनुष्यों को महाकाव्य चरण तक आगे बढ़ने की अनुमति दी। इनविंसिबल कॉर्नेट डिवाइन आर्ट उनमें से एक थी। इसके अलावा इनविंसिबल कॉर्नेट डिवाइन आर्ट की एक अजीब साधना आवश्यकता थी। इसके लिए कृषक का कुंवारी होना आवश्यक था। एक बार जब कोई कुंवारी नहीं रह गई तो अजेय कॉर्नेट दिव्य कला अप्रभावी हो जाएगी, अपनी सारी मूल शक्ति खो देगी। अध्याय 22 पौराणिक साथी जानवर। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। अजीब साधना की आवश्यकता के कारण अजेय कॉर्नेट दिव्य कला को वजन दिव्य कला के रूप में भी जाना जाता है। सभी महाकाव्य मंच सक्षम आदिम ऊर्जा कलाओं में इसकी खेती सबसे कम की गई थी। सबसे पहले अजेय से जुड़े दिव्य कला केवल पुरुषों द्वारा ही विकसित की जा सकती थी। जिन महिलाओं ने मानव आबादी के कुछ और हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, वे इसकी खेती में असमर्थ थीं। इसके अलावा कुटिल की आवश्यकता के साथ यहां तक कि कम लोगों ने भी खेती की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अजेय कॉर्नेट दिव्य कला कितनी शक्तिशाली थी, उसका कौमार्य खोटे ही उसकी बेकारी में एक घातक दोष था। बेशक किसी व्यक्ति के पास इसे हासिल करने का मौका नहीं था, इसलिए चाहे तो उसके पास इसे विकसित करने का कोई मौका नहीं था। झोउ वेन को कोई खास आश्चर्य नहीं हुआ होगा अगर कोई और नेक खेती में शामिल हो, लेकिन ली हुआन एक ऐसा शख्स था जो खुद को रोज महिलाओं के बीच तैरता हुआ पाता था। इसलिए ये वास्तव में आश्चर्यजनक था कि वह अजेय कॉर्नेट दिव्य कला में सफलता हासिल करने में सफल रहे। ली हुआन ने अपनी कमर पर लगे घाव को नहीं देखा। असल में उसके मिश्रण के दबने और दबने के कारण घाव से खून बहना बंद हो गया था। क्या मेरे दूसरे भाई ने पत्थर भेजा है? जैसे ही उसने पूछा, ली हुआन ने गामा हाओ की ओर से गौरकर को देखा। वह जूमियाटू खाली अज्ञानी रूप में पहनावा नहीं था। जियांग हाओ ने सिर हिलाया और कहा, मैंने मूल रूप से सोचा था कि उसके लिए ऐसी कार्रवाई करना जरूरी नहीं था, लेकिन देखने से आपके दूसरे भाई की नज़र काफी समझदार है। प्रतिदिन योनि में तैरने के बावजूद अपना कौमार्य बनाए रखने के लिए आप वास्तव में एक अविश्वसनीय प्रतिभा हैं। तुम निश्चय ही उसके लिए कांटा बनोगे। जियांग हाओ, क्या तुम पागल हो? आप वास्तव में ली मोबाई को भाई हुआन को मारने में मदद कर रहे हैं। क्या आप नहीं जानते कि अगर भाई हुआन की यहां मृत्यु हो गई तो हमारे पास गॉडफादर को जवाब देने का कोई तरीका नहीं होगा। यह मत भूलिए कि गॉडफादर की दयालुता के लिए हम उनके कितने आभारी हैं। वह भाई हुआन से भी सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो आप उसे दुखी कैसे सहन कर सकते हैं? जू मियांतू ने अपना घाव संभालते हुए कहा। उनकी चोट ली जुआन की तुलना में बहुत हल्की थी, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने अजेय कॉर्नेट डिवाइन आर्ट में खेती नहीं की थी। उसने जो खून खोया था वह उसका सिर घुमाने के लिए काफी था। जियांग हाओ ने जू मियांतू को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसने अपने खतरों को कसकर पकड़ लिया था और एक हिंसक भेड़िए की तरह ली हुआन को घूर रहा था। जू मियांतू का काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था जब ली जुआन ने उसे रोका। ली जुआन ने जियांग हाओ की ओर देखा और कहा, जब मैं छोटा था तब से मैंने कभी भी भाई से किसी भी चीज के लिए लड़ाई नहीं की। उसे मेरे बारे में दूसरे अनुमान लगाने से रोकने के लिए मैंने अपना सारा समय महिलाओं के साथ बिताया और कभी भी ली के पारिवारिक मामलों पर ध्यान नहीं दिया। फिर भी वह अब भी मुझे जाने देने को तैयार नहीं है। दो बाघ एक पहाड़ साझा नहीं कर सकते। एक परिवार में दो मुखिया नहीं हो सकते। अगर दोष देने लायक कुछ है तो यह है कि आपने असली सुअर बनने के बजाय केवल सुअर की तरह व्यवहार किया। अन्यथा इनमें से कुछ भी आवश्यक नहीं होगा, जियांग हाओ ने कहा। जियांग हाओ, क्या तुम्हें सच में विश्वास है कि तुम मुझे मार सकते हो? ली जुआन ने ठंडे स्वर में कहा। तुम्हारे इतना बताने से पता चलता है कि मैं तुम्हें मार डालने पर कितना कृतसंकल्प हूं। अजेय कॉर्नेट डिवाइन आर्ट में आपकी महारत वास्तव में मेरी अपेक्षाओं से अधिक है, लेकिन दुर्भाग्य से आप केवल नश्वर चरण में हैं और अभी भी पौराणिक चरण में आगे बढ़ना बाकी है। आज आपकी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही जियांग हाओ ने कहा, उसने अपनी बाईं आस्तीन फाड़ दी, जिससे उसकी पूरी बाईं भुजा दिखाई देने लगी। वहां एक सर्पिल नीले हरे रंग का टैटू था जो जियांग हाओ की पूरी बाईं बांह को ढका हुआ था, एक कुंडलित सांप। सांप का टैटू एक शैतानी हरी नीली चमक के साथ झिलमिला रहा था, जैसे कि वह जीवित हो। हरे नीले रंग की पपड़ी उभर कर सामने आई और जियांग हाओ की पूरी बाईं बांह और हाथ को ढक लिया, जिससे उसकी बाहें एक विचित्र विषैले सांप की तरह दिखने लगी जो बेहद अलौकिक तरंगें निकाल रही थी।
विस्फोटक स्केल्ड स्नैक एक पौराणिक मंच साथी जानवर। असंभव, आप केवल नश्वर चरण में हैं। आप एक पौराणिक चरण साथी जानवर को कैसे विकसित कर सकते हैं? मुझे यह न बताएं कि आप पहले ही पौराणिक स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं। 16 साल की उम्र में महान स्तर तक पहुंचना, यह असंभव है। जू मियांतू ने जियांग हाओ की बाईं बांह की ओर देखा और कहा, उसके चेहरे पर भय का भाव झलक रहा था। जियांग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। मैं लेजेंडरी स्टेज तक आगे नहीं बढ़ पाया हूं। मैं विस्फोटक स्केल स्नैक का उपयोग करने में सक्षम हूं। पौराणिक चरण में आगे बढ़े बिना किसी को इंक्यूबेट करना कैसे संभव है? एक विस्फोटक स्केल सांप के लिए आवश्यक मौलिक ऊर्जा नश्वर अवस्था में किसी को भी सोखने के लिए पर्याप्त है। किसी को इंक्यूबेट करना असंभव है। जू मियांतू को अभी भी यह अविश्वसनीय लगा। ली जुआन ने परेशान होकर कहा, भाई निश्चित रूप से मुझे मारने के लिए गया था। नश्वर चरण में एक पौराणिक चरण के साथी जानवर को स्वयं से उत्पन्न किए बिना अपने पास रखने का केवल एक ही तरीका है, एक पौराणिक मंच विशेषज्ञ को एक पौराणिक चरण के साथी जानवर के साथ इसे नश्वर चरण में व्यक्ति को स्थानांतरित करने देना, यहां तक कि उनके जीवन की कीमत पर भी। आप सचमुच बहुत होशियार हैं। दुर्भाग्य से तुम्हें आज मरना पड़ेगा। जियांग हाओ को अब कोई झिझक नहीं हुई और वह ली हुआन की ओर बढ़ा। इस बीच उसकी सांप जैसी भुजा जैद खंजर से कटकर नीचे गिर गई। वह बहुत तेज था क्योंकि उसकी सांप जैसी भुजा दूर होती जा रही थी। इसके प्रक्षेप पथ को पकड़ने के लिए नग्न आंखों का उपयोग करना लगभग असंभव था। प्रकाश की एक अलौकिक हरी नीली धारा के रूप में ये ली हुआन की गर्दन पर चमक उठी। इसकी गति इतनी तेज थी कि यह स्केलेटन जनरल के भाले के हमले से भी आगे निकल गई। इससे झोउ वेन को यह आभास हुआ कि ली हुआन बर्बाद हो गया था। लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब उसने एक खड़खड़ाहट सुनी। ली हुआन ने बिजली की तेजी से चलने वाले जैड खंजर को अपने ठीक सामने पकड़ लिया था। खंजर पकड़े हुए ली जुआन का हाथ, या शायद ये कहा जाना चाहिए कि उसके शरीर का अधिकांश भाग काले लोहे के कवच से ढका हुआ था। ब्लैक नाइट, एक महान मंच साथी जानवर। तो आपने नश्वर चरण में एक पौराणिक चरण साथी जानवर प्राप्त करने के लिए भी उसी विधि का उपयोग किया है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आपको कोई डर नहीं था। जियांग हाओ ने तुरंत पहचान लिया कि पौराणिक मंच पर काले लोहे का कवच क्या दर्शाता है। नहीं, आप गलत हैं। मुझे एक महान साथी जानवर को प्राप्त करने के लिए ऐसी क्रूर विधि का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, मुझे ऐसी कोई जरूरत है। ली जुआन ने ताकत लगाई, तुरंत अपने हाथ में खंजर तोड़ लिया और जियांग हाओ को जैड खंजर के अवशेषों के साथ तेजी से पीछे हटने के लिए छोड़ दिया। द इनविंसिबल कॉर्नेट डिवाइन आर्ट प्राइमोडियल एनर्जी आर्ट है जिसमें अपने समकक्षों के बीच सबसे अधिक मात्रा में प्राइमोडियल एनर्जी है। भले ही मैं केवल नश्वर चरण में हूं, फिर भी मेरे पास एक महान चरण के साथी जानवर को विकसित करने का मौका है, बावजूद इसके कि वे कमजोर हैं और मुझे कुछ जोखिम लेने की जरूरत है। हालांकि यह आपके विस्फोटक स्केल्ड सांप से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है। जब ली हुआन जियांग हाओ के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में एक तेज चमक थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूसरा भाई आपको एक खतरे के रूप में देखता है। ऐसी प्रतिभा वास्तव में भयावह है, जियांग हाओ ने पीछे हटते हुए कहा। इतना कहने के बाद वह मुड़ा और प्राचीन शहर की गहराई में भाग गया। ली जुआन ने संकोच नहीं किया और तुरंत उसका पीछा किया। उसका पीछा मत करो, झोउ वेन ने ली हुआन को रोकने के लिए जल्दी से चिल्लाया जब उसने जियांग हाओ को स्केलेटन जनरल की दिशा में भागते देखा। हालांकि ली हुआन जियांग हाओ को मारने पर आमादा था। उसके बड़े बड़े कदमों में कोई झिझक नहीं थी। दोनों की स्पीड का मूल्य संभवतः 8 या 9 था, जिससे झोउ वेन को उन्हें पकड़ने में बहुत देर हो गई। जल्द ही वे एक कोने में गायब हो गए। झोउ वेन ने अपना पीछा जारी रखे बिना अपनी गति धीमी कर दी। इसके बजाय ये जू मियांतू ही था जिसने उनका पीछा करने से पहले अपनी गर्दन पर लगे घाव को संभाला था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप भाई हुआन की मदद के लिए उनका पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब जू मियांतू ने झोउ वेन को रुकते देखा तो वह उस पर चिल्लाया। झोउ वेन ने अपना फोन उठाया और प्राचीन इंपीरियल सिटी कालकोथरी का उद्घाटन किया और जू मियांतू ने कहा, तुम्हारे बाद। अध्याय 23, आपके पास 2 मिनट है। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। काय जू मियांतू ने जो वेन को अंतिम रूप देने से पहले मन ही मन शाप दिया था। उसने तुरंत अपना चेस जारी किया। झोउ वेन को वास्तव में कोई मित्र नहीं था। वह ली हुआन की मदद करना चाहता था, लेकिन आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं हुआ। वाल्मा हाओ और ली हुआन के करीबी दोस्त जानवर थे, जबकि उनके पास कोई नहीं था। स्केलेटन जनरल का समय मृत्यु का सामना करना निश्चित था। खेल में स्केलेटन जनरल से विस्तार के साधन की कमी उसके लिए अधिक उपयोगी थी।
झो वेन ली हुआन की मदद करना चाहता था। इसका कारण ये था कि उसे गहराई से पता चला था कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ली हुआन को सर्जरी के बाद ब्रह्मा हाओ ने उसे और जू मियांतु को चुप करा दिया था। जू मियांतु पर मीरा हाओ के आक्षेपों ने सबसे पहले अपनी इस सोच को उजागर किया था। यदि ली हुआन को आसानी से मार दिया गया तो उसके पास झो वेन को छोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। इसलिए झो वेन अनिवार्य रूप से ली हुआन की मदद करके खुद की मदद कर रहा था। हालांकि उनके द्वारा कोई भी उपयोगी लाभ नहीं दिया गया था। एक महान मित्र जानवर की ताकत ऐसी नहीं थी वह वर्तमान में भूखा रह सके। इंक वह प्लाज्मा हाओ के खिलाफ हो या स्केलेटन जनरल के खिलाफ, उसके मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी। जैसे ही वेन धीरे धीरे आगे बढ़े, उन्होंने रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया और प्राचीन शाही शहर में गहराई तक धुआं बोल दिया। उन्हें नहीं पता था कि ली हुआन और गामा हाओ द्वारा स्केलेटन जनरल का सामना करने के बाद किस प्रकार का विकास हो सकता है, इसलिए उसके लिए कुछ तैयारी की आवश्यकता थी। खेल में अपने खून के रंग वाले अवतार के साथ कंकाल जनरल का सामना करने से पहले उन्होंने प्राचीन शहर के अंदर से खून जमा देने वाली दाहारसानी की। शहर की रक्षा के लिए मेरे जीवन की प्रतिज्ञा करें। शहर की रक्षा के लिए मेरे जीवन की प्रतिज्ञा करें। झो वेन की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। यह आवाज स्पष्ट रूप से आभा हाओ या ली जुबान की नहीं थी। हालांकि उन्होंने गेमिंग के दौरान स्केलेटन जनरल को पछाड़ना नहीं सुना था। केवल एक विचार के साथ झो वेन ने खुद को शांत कर लिया और अपने खेल पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा। उनका पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होने में असंभावित था। जल्द ही रक्त रंग के अवतार को गेम में स्केलेटन जनरल मिल और बार बार प्रयास के बाद झो वेन को स्केलेटन जनरल की ताकत और प्राइमर्डियल ऊर्जा कौशल की सामान्य समझ हो गई। वह अच्छी तरह से जानता था कि स्केलेटन जनरल का विरोध करने के लिए उसकी सेना के हथियार थे, खासकर जब बात स्पीड की हो। अंतर परिचय ये था कि उसका बच पाना भी मुश्किल हो गया था। स्केलेटन जनरल हर बेस में माय अधिक मजबूत है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि वह पौराणिक स्तरों पर एक प्राणी है। मेरे लिए उसके लिए लाभ निश्चित रूप से अप्रभावी है। हालांकि वह दोषपूर्ण से अनुपयुक्त नहीं है। उसका हड्डी वाला बहुत भारी है, जिससे उसे निकटतम सीमा तक पूरक अनुपयुक्त हो जाता है। इसके अलावा जिस कंकाल के घोड़ों पर वह राक्षस है, वह कमर के नीचे उसके हमलों के प्रतिक्षेप पथ को प्रभावित करता है। इसका परिणाम एक आक्रामक ब्लाइंड स्थान के रूप में सामने आया है। झो वेन ने रक्त रंग के अवतार को नियंत्रित किया और सिद्धांत को व्यवहार में लाने की कोशिश करते हुए एक बार फिर स्केलेटन जनरल से संपर्क किया। जब स्केलेटन जनरल ने आक्रमण किया तो वेन रक्त रंग के अवतार के साथ पीछे के बजाय आगे बढ़े। आगे की ओर चिल्लाते हुए वह कांटेदार घोड़ों के पेट के नीचे पहुंचा। झो वेन ने अवसर को पूरी तरह से समझा। कंकाल के जनरल पास की सेना और गति के अस्थिर होने के कारण कंकाल के घोड़े की बाधा के कारण वह हमला करने में असफल था। स्केलेटन जनरल ने अपना भाला उठाया और फिर से नीचे की ओर युद्ध किया। झो वेन पहले ही कंकाल घोड़े के कणकण के हिस्से के दूसरी तरफ से भाग गया था। स्कैंडल का स्केलेटन जनरल का हिस्सा नहीं था, जिससे उनके लिए पूरी तरह से काम करना मुश्किल हो गया था। इससे वेन को बचने की बहुत कम संभावना है और कई मिले। दुर्भाग्य से स्केलेटन जनरल बहुत मजबूत था। हड्डी भले होने से युद्ध से बचने के लिए झो वेन को कांस्टेंट घोड़े के चारों ओर चक्कर लगाया गया। उसके पास जवाबी हमला करने का कोई साधन नहीं था। फिर भी ये 30 सेकंड से भी कम समय तक चला जब खून से रंगे अवतार को स्केल जनरल ने जमीन पर चाकू मार दिया। तुरंत खून टूट गया और अवतार की मशीन पर ही मृत्यु हो गई। जैसे ही स्क्रीनशॉट को काला होता देखा, झो वेन ने ध्यान से लड़ाई को याद किया। जल्द ही उसे चीखने चिल्लाने और चिल्लाने की आवाजें आंकने लगी। एक मुड़े हुए चित्र में उसने तुरंत ली हुआन और श्यामा हाओ को पत्थर से बनी सड़क के दूसरे कोने पर एक दूसरे से घसीटते हुए देखा। और वास्तविक जीवन में स्केलेटन जनरल भी आसपास ही था। वह एक टोपी का टुकड़ा था और जिस पर वह कंकाल के घोड़े रखता था वह भारी और शक्तिशाली था। उसका शरीर जेड जैसा था। हड्डियों के भयानक दर्द थे और खोपड़ी की आंखों की गहराई में खून के रंग की आग की लपटें टिमटिमा रही थीं। वह दुर्जय लग रहा था। ये गेम स्केलेटन जनरल के कॉमिक संस्कृति से बिल्कुल अलग पहलू था। झो वेन उसे गोदाम में लगभग ले जाया जा रहा है। जो बात झो वेन को और भी अधिक परेशान कर गई वही ये थी कि स्केलेटन जनरल कंकाल घोड़े के साथ हर जगह हमला कर रहा था, लेकिन उसका लक्ष्य अंततः ली हुआन पर केंद्रित था। उसने जियांग हाओ को नजरअंदाज कर दिया, उस पर एक बार भी हमला नहीं किया। विषम स्केलेटन जनरल केवल ली हुआन पर ही हमला क्यों करेगा? दुखी ली जुबान को देखकर, जो अपने शरीर को चोटों से ढके हुए पीछे हट रहा था, झो वेन थोड़ा सा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका।
हालांकि जब जो वेन की नजर ने जियांग हाओ को ध्यान से देखा तो उसे तुरंत एहसास हुआ। जियांग हाओ पर एक अतिरिक्त हड्डी वाला ब्रेस्टप्लेट था। भूरे सफेद पसलियां उसके कपड़ों से बाहर निकलकर उसकी छाती और पीठ की रक्षा कर रही थीं, जिससे वह अजीब लग रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि स्केलेटन जनरल जियांग हाओ पर हमला नहीं कर रहा है, इसका कारण उसके द्वारा पहना गया हड्डी का कवच है। झो वेन को पता था कि यह संभवतः एक साथी जानवर की अभिव्यक्ति थी, लेकिन प्रकार उसके लिए अज्ञात था। हालांकि जू मियांतु की जबान खराब थी, लेकिन उसका चरित्र खराब नहीं लगता था। जब उसने ली हुआन को मुसीबत में पाया तो वह उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा, लेकिन नतीजा कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं था। टकराने पर स्केलेटन जनरल ने उसे उड़ते हुए भेजा। वह सड़क पर दूर तक गिरता रहा और केवल तभी रुका जब वह एक दीवार से टकराया। जू मियांतु ने झींगा की तरह अपनी पीठ झुका ली, उसके हाथ उसके पेट को पकड़ रहे थे। उसका मुंह खून से भर गया था और माथे पर ठंडा पसीना ढंक गया था। उसने जो मुंह बना रखा था वह दर्द को बयां कर रहा था। धैर्य रखें, एक बार जब मैं ली हुआन को मार डालूंगा तो मैं तुम्हें नरक भेज दूंगा, जियांग हाओ ने ठंडे स्वर में कहा, जब उसके हाथ में मौजूद खंजर ने ली हुआन के महत्वपूर्ण स्थान पर वार किया। ली हुआन अकेले दो विरोधियों से लड़ रहा था और वह लेजेंडरी स्टेज पर भी नहीं था। पूरी तरह से लेजेंडरी ब्लैक नाइट कंपेनियन बीस्ट पर भरोसा करके युद्ध में डटे रहना उस पर भारी पड़ रहा था। उसे घेरने वाला काला कवच कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गया था और खून रिसने लगा था। हालांकि वह एक दृढ़ व्यक्ति थे, इतनी खतरनाक स्थिति के बावजूद वह अभी भी विचारों में स्पष्टता बनाए रखने में सक्षम थे और अधिकांश घातक हमलों से बच गए। दुर्भाग्य से वह एक महान मंच विशेषज्ञ नहीं थे। वह पहले से ही स्केलेटन जनरल से एक स्तर नीचे था और जियांग हाओ द्वारा उस पर अवसरवादी प्रहार करने से हर सेकंड उसे अत्यधिक खतरे में डाल रहा था। यदि उसके ब्लैक नाइट कवच की शक्तिशाली रक्षात्मक क्षमताएं और उसकी चोटों की स्थिति को धीमा करने की अजेय कॉर्नेट डिवाइन आर्ट की क्षमता नहीं होती तो वह बहुत पहले ही मारा गया होता। एक पल देखने के बाद झो वेन अचानक ली हुआन पर चिल्लाया, ली हुआन, अगर मैं स्केलेटन जनरल का ध्यान भटकाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो जियांग हाओ को खत्म करने में तुम्हें कितना समय लगेगा। झो वेन के शब्दों ने तीनों को चौंका दिया। इस लड़ाई में यह अब ऐसा कुछ नहीं रह गया था जिसमें नश्वर अवस्था का कोई व्यक्ति हस्तक्षेप कर सकता था, एक नियमित हाई स्कूलर तो बिल्कुल भी नहीं। जू मियांतु ने कल्पना की कि झो वेन पागल है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके पास एक शब्द भी कहने की ऊर्जा नहीं थी। अन्यथा वो निश्चित रूप से झो वेन का उपहास करता। जियांग हाओ ने समान विचार साझा नहीं किए। उन्हें विश्वास नहीं था कि झो वेन घोषित उपलब्धि के लिए सक्षम थे। उनका मानना था कि अगर झो वेन वास्तव में ली हुआन की मदद करने के लिए दौड़े तो वे खुद को मौत के मुंह में भेज देंगे। 2 मिनट, मुझे उतना समय चाहिए, ली हुआन ने अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हुए कहा। उसकी आवाज में कोई झिझक नहीं थी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा। झो वेन ने अपना फोन रख दिया और युद्ध के मैदान की ओर चल दिया। अध्याय 24, आखिर वह कौन है। अनुवादक सीक टैलन, संपादक सीक टैलन। झो वेन ने अपनी गति पकड़ी और स्केलेटन जनरल के पीछे दिखाई दी सबसे आसान तरीके से युद्ध के मैदान में प्रवेश किया। स्केलेटन जनरल ने झो वेन की उपस्थिति को ध्यान से देखा और ली हुआन पर हमला करना छोड़ दिया। पीछे की ओर से प्रहार किया गया, जिससे हड्डी का भाला जादुई किरण में बदल गया जो झो वेन के सिर पर लगा। स्केलेटन जनरल ने अपना भला उठाया कि बिना रुके झो वेन नीचे झुक गया और कंकाल घोड़े के हिस्सों की ओर लपका। टैक्सी हड्डी के भाले को उस पर फंसने से रोक दिया गया। इस प्रकार स्केलेटन जनरल के जोर को हल किया गया। जू मियांतु ने अपने आतंकवादियों पर हमला और अविश्वास की दृष्टि से झो वेन को देखा। झो वेन वास्तव में स्केलेटन जनरल पर प्रतिबंध लगाने में सफल रहा था। झो वेन कंकाल घोड़ों के बीच झूलता रहता था, कभी कभी जमीन पर गिर जाता था। ये बेहद बेकार लग रहा था, लेकिन उनके श्रमिकों ने काम नहीं किया। जू मियांतु को पता था कि यह कितनी कठिन थी। उनका भी यही मानना था कि जो पहले झो वेन का था, वह स्केलेटन जनरल को रोककर ली हुआन को इमेज हाओ को समाप्त करने का समय देने की उम्मीद कर रहा था। हालांकि जैसे ही वह स्केलेटन जनरल के पास पहुंचा, वह बह गया था और गंभीर भावनाओं से लगभग मर गया था। इससे उन्हें नश्वर अवस्था और पौराणिक अवस्था के बीच भारी अंतर की गहराई से एहसास हुआ। झो वेन भी इसी तरह के नश्वर चरण में थे, लेकिन वह स्केलेटन जनरल को रोकने में सफल रहे थे। इसमें देरी हो सकती है, लेकिन वह पूरे समय सुरक्षित रहेगी। जू मियांतु को आश्चर्यचकित कर दिया। झो वेन के उपहास के बारे में चुप रहने पर उनका मूल रूप से पीला चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया।
वाल्मा हाओ झोउ वेन को स्केलेटन जनरल को चिंतित देखकर चिंता हो गई। अपनी सभी परिभाषाओं के बावजूद उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि एक मोर्टल स्टेज हाई स्कूल एक महान स्केलेटन जनरल को रोक पाने में सक्षम होगा। दरअसल गामा हाओ को आसपास के क्षेत्र में स्केलेटन जनरल के अनुभव के बारे में लंबे समय से पता था। उसने ली हुआन को पास ले जाने और स्केलेटन जनरल को उससे छूट देने की योजना बनाई थी। दुर्भाग्य से इस योजना को जो वेन ने विफल कर दिया था। एमए हाओ के पास स्वयं कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अंततः वह शामिल हो रहा था। जब झोउ वेन स्केलेटन जनरल को रोका जा रहा था तो ली हुआन ने पहले ही छवि हाओ की ओर दौड़ लगा दी थी। उसने मुक्कों की तस्वीर लगा दी जो उस पर टूटते निकालते कुछ इस तरह चमकते रहे थे। उनका दावा था कि मोर्टल स्टेज से स्केलेटन जनरल को लंबे समय तक रोका जाना अपेक्षित व्यावहारिक नहीं था। स्केलेटन जनरल द्वारा झोउ वेन को मारने से पहले उसे माया हाओ को खत्म करना था। वाल्मी हाओ को अब शास्त्रीय रूप से पता चला कि यह असामी वंश ली हुआन कितना भयानक था। समान पौराणिक साथी कलाकार का उपयोग करने के बावजूद, यहाँ तक कि उसके पास दो होने के बावजूद, वह अभी भी ली जुवान द्वारा पूरी तरह से प्रबल था। मुझे विश्वास नहीं है कि मैं 2 मिनट भी टिक नहीं पाऊंगा। हम दोनों नश्वर राज्य में हैं और पौराणिक मित्र साथी का उपयोग कर रहे हैं। वेलेम हाओ ने दांत पीसकर ली हुआन से मुकाबला किया। उलझन 20 सेकंड से भी कम समय में मा हाओ को ली जुवान ने बाईं कोहनी पर मारा, जिससे हड्डी का कवच 2 भागों में टूट गया। जैसे ही वह तेजी से पीछे हट गया, पिरामिड हाओ के चेहरे का रंग उड़ गया। हालांकि ली हुआन को जोक की तरह उसका पीछा करते हुए देखा गया, उसकी आंखों में एक चमकदार चमक उभरी। उनके बाएं हाथ को हिलाते ही ज़ोलॉर्ड्स कैंडल स्नैक फ्लैशिंग उठा, जैसे एक रंगीन रंग का नीला हरा विशाला सांप से पकड़ पीछा कर रहे ली हुआन की ओर घूम रहा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए माया हाओ ने अपनी गति को सीमा तक बढ़ा दिया, जिससे वह 4 से 5 मीटर की दूरी तय कर सकी। वह झोउ वेन पर पीछे सेंजख से हमला कर रहा था। यह अचानक हुई घटना के कारण ज़ू मियांटू चिल्लाने लगा। स्केलेटन जनरल को विचित्र समय झोउ वेन से पहले बहुत खतरनाक स्थिति में थे। अब जब स्पेक्ट्रा हाउस पर धावा बोल रही थी तो उसे मृत घोषित कर दिया गया था। ली जुवान चिंतित और क्रोधित भी थी। हालांकि विस्फोटक स्केल्ड स्नेक ने उसे रोक दिया था, उसके पास झोउ वेन को बचाने का समय नहीं था। जब हड्डी का भाला बिजली की गति से घूम रहा था, एक खंजर पीछे से झोउ वेन की कमर पर वार कर गया। इस महत्वपूर्ण क्षण में झोउ वेन ने अपने पैरों पर ताकत लगाई, जिससे वह एक तेज मोड़ ले सका। जैसे ही उसका शरीर एक अजीब कोण पर मुड़ा, उसकी कमर की मांसपेशियों से एक शक्तिशाली मरोड़ने वाली शक्ति निकली। झोउ वेन के पैर अभी भी स्केलेटन जनरल की तरफ थे, लेकिन उसका धड़ पहले से ही जियांग हाओ की ओर मुड़ गया था। झोउ वेन पर हड्डी का भाला मारा गया, जो उसके गाल के पार चला गया। इससे झोउ वेन के गाल पर हल्का घाव हो गया, लेकिन वह स्थिर रहा। बिना पलक झपकाए उसने जियांग हाओ के खंजर पर एक मुक्का मारा। जियांग हाओ की आंखों में उपहास की झलक चमक उठी। हालांकि विस्फोटक स्केल्ड सांप ने उसका शरीर छोड़ दिया था, फिर भी उसकी रक्षा करने वाली हड्डी का कवच था। यह एक पौराणिक साथी जानवर भी था और हालांकि यह ताकत प्रकार का नहीं था, इसने उसकी ताकत को थोड़ा बढ़ा दिया। यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य नश्वर अवस्था का मनुष्य झेल सके। इसके अलावा जेड डैगर विशेष सामग्रियों से बना था। इसमें न केवल आयामी प्राणियों को मारने की क्षमता थी, बल्कि इसमें भयानक तीक्ष्णता भी थी। मरना। जियांग हाओ ने अपनी सारी ताकत लगाकर अपने दिल को ब्लेड की नोक पर इकट्ठा करके मजबूत कर लिया। वह झोउ वेन की उंगलियों को काटना चाहता था। चकमा, आप इसे संभाल नहीं सकते, ली जुवान घबराहट में चिल्लाए। ज़ू मियांटू ने एक और खून उगल दिया। यह उसकी चिंता का परिणाम था, उसकी चोटों का नहीं। जैसे ही मुट्ठी और ब्लेड का मिलन हुआ, झोउ वेन की मुट्ठी में एक उज्ज्वल चमक उठी। लाल कवच तुरंत उसकी मुट्ठी के चारों ओर लिपट गया, एक गहरे लाल मुक्केबाजी दस्ताने की तरह संघनित। साथी जानवर। जियांग हाओ की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसके अंदर एक अशुभ भावना पैदा हो गई। चूंकि नश्वर चरण के साथी जानवर दुर्लभ थे, इसलिए उसने अवचेतन रूप से साथी जानवर की पौराणिक चरण में होने की कल्पना की थी। इससे वह बहुत घबरा गया। हालांकि मुट्ठी और ब्लेड के बीच की दूरी बहुत कम थी। जैसे ही जियांग हाओ के मन में विचार आया, झोउ वेन की मुट्ठी पहले ही जेड खंजर के ब्लेड पर लग चुकी थी। दरार। जैसे ही दरारें तेजी से बढ़ीं, शक्तिशाली बल ने ब्लेड को फाड़ दिया, जिससे पूरा खंजर चकनाचूर हो गया और उन्हें अनगिनत टुकड़ों में बदल दिया गया। टकराना। झोउ वेन का मुक्का नहीं रुका क्योंकि यह जियांग हाओ की खंजरधारी मुट्ठी से टकराया। इससे उसके हाथ और बांह की हड्डियां टूट गईं।
जियांग हाओ के मांस से खून बहने के कारण टूटी हुई हड्डी फट गई। अस्थि कवच की सुरक्षा के बिना उसका हाथ पॉपकॉर्न की तरह फूट गया। वह करुण क्रंदन के साथ उड़ गया। ये सब कुछ ही पल में घटित हो गया। जैसे ही ज़ू मियांतू ने देखा, वह क्षण भर के लिए अवाक रह गया, अपना मुंह चौड़ा करके घूरने लगा। ली जुबान रोमांचित थी। जिस विस्फोटक स्केल सांप ने उसे उलझा दिया था, उसे नजरअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ा और हवा में जियांग हाओ का सिर तोड़ दिया। उसके लिए अब कोई संभावना नहीं थी। झू वेन शांत थे। जियांग हाओ की बाह को नष्ट करने के बाद उसका शरीर लोच की तरह घूम गया और गति का उपयोग करते हुए कंकाल घोड़े की पीठ की ओर लपका। इससे स्केलेटन जनरल एक बार फिर चूक गया। सब कुछ इतना तरलता के साथ हुआ मानो इसे अनगिनत बार अभ्यास किया गया। यह एक सुंदर दृश्य था। आखिर वह कौन है? ज़ू मियांतू को पता चला क्योंकि उसका दिमाग भर गया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि झो वेन गाइड सिटी एक साधारण हाई स्कूल की डिग्री थी। अध्याय 25 कमजोरी। अनुवादक सीक्टलन, संपादक सीक्टलन। वाल्मा हाओ की मृत्यु ने उनके मित्र जानवर के विनाश का संकेत दिया। ज्वालामुखी स्कैंडल स्नैक और हड्डी के कवच के 7 टुकड़ों में विस्फोट हो गया, जो आदिम ऊर्जा के कार्यान्वयन में बदल गया, जो पूरे देश में टूट गया। ली जुबान के पास ज़ू मियांतू जैसे निरर्थक विचार का मनोरंजन करने के लिए समय की विलासिता नहीं थी। वेलेम हाओ को बाहर निकलने के बाद वह सीधे स्केलेटन जनरल की ओर दौड़ पड़ी। उसी समय वह चिल्लाया, झो वेन, मैं उसका ध्यान आकर्षित करूंगा। घातक प्रहार करने के लिए अवसर तलाशने का प्रयास करें। ठीक है। झो वेन पीछे हट गया। जैसे ही स्केलेटन जनरल उनका पीछा करने वाला था, ली हुआन ने सबसे पहले स्केलेटन हॉर्स के सिर पर एक मुक्का मारा था। इसमें एक काले शूरवीर की सेना थी, लेकिन बेल ने केवल इस बात पर जोर दिया कि स्केल हॉर्स का सिर हिल गया और उसके एक पैर के लिए लड़ाई हुई। शहर की रक्षा के लिए अपने जीवन की प्रतिज्ञा करें। स्केलेटन जनरल नाराज हो गए क्योंकि उनकी आंखों की चमक बढ़ गई थी। जब उसने अपने भाले से ली हुआन पर हमला किया तो उसने जमकर धावा बोला। ली जुबान ब्लैक नाइट की शक्तियों के साथ स्केलेटन जनरल को मुश्किल से ही हरा सका, लेकिन उसे पूरी तरह से दबा दिया गया था। उसके पास जवाबी हमला करने का कोई साधन नहीं था। झो वेन ने स्केलेटन जनरल को उस पर हमला करने का मौका दिया, बिना स्केलेट घोड़ों के चारों ओर घूमने का मौका दिया। समय समय पर वह घोड़ों के अवशेष या शरीर पर एक दिव्य पदार्थ पाया गया था। बैलगाड़ी के घोड़े की प्रेमिका को प्रभावित किया, जिससे ली हुआन को राहत मिली। दोनों ने स्केलेटन जनरल को घेर लिया, लेकिन सभी कुछ अस्त व्यस्त रहे। गेम में स्केलेटन जनरल इतना शक्तिशाली नहीं लगता। झो वेन काफी आश्चर्यचकित था। वह अपने निर्णय का प्रतिरूपण था। ये केवल बल या गति जैसा नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गेम में स्केलेटन जनरल अपने दावे में एक समान था। ये स्पष्ट था कि वह एनपीसी एक था, एक खेल में, लेकिन वास्तविक जीवन में स्केलेटन जनरल खेल की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक बुद्धिमान और स्वायत्त था। ऐसा प्रतीत होता है कि उनका युद्ध अनुभव कई लड़ाइयों से विकसित हुआ है, जिससे वह पूरी तरह से अलग हो गए हैं। झो वेन ने सामान्य स्केल सैनिकों पर यह घटना नहीं देखी थी। कागज के खेल में हो या वास्तविक जीवन में, स्केलेटन सोल्जर्स में समान थी। क्या कारण है? झो वेन क्षण भर के लिए इसका कारण संकेत में चूक हो गया। उलझन। ली हुआन को स्केलेटन जनरल के भाले से उड़ा दिया गया था, लेकिन वह लगभग 8 मीटर तक की दूरी के बाद खुद को रोकने में सफल रहा। वह अपने पैरों पर खड़ा हो गया और दर्द सहते हुए एक बार फिर आगे बढ़ गया। इसी बीच वह चिल्लाया, ये स्केलेटन जनरल थोड़ा अजीब है। ऐसा अनोखा होता है कि वह मजबूत हो रही है। यदि किसी अन्य नश्वर चरण को ऐसे पर्यटक मिलते हैं तो वे शायद मर जाएंगे, भले ही उनकी रक्षा करने वाला कोई पौराणिक मित्र जानवर हो। हालांकि ली हुआन के अजेय कॉर्नेट डिवाइन आर्ट वास्तव में दुर्जेय थे। इससे उन्हें पूरी ताकत से युद्ध जारी रखने की अनुमति मिल गई। झो वेन ने हाल ही में सुना था कि एपिक मंच प्राइमर्डियल एनर्जी आर्ट्स कितने शक्तिशाली थे, लेकिन आज ही उन्हें पता चला कि मशीनें अटकी हुई थीं। उन्होंने जिस तपस्वी ध्यान की खेती की, उसमें अजेय कॉर्नेट दिव्य कला के समान लाभ थे। वे मूल ऊर्जा कलाएं चाहते थे कि किसी के संविधान को मजबूत किया जाए, लेकिन जब तुलना की गई तो अंतर बहुत बड़ा था। अगर उसे ली हुआन जैसा भयानक आदमी लगता था, तो यह अनुमान नहीं होता कि वह अपने साथियों पर वापस खड़ा हो पाता। जैसा कि वह था, मुझे एक शीर्ष श्रेणी की आदिम ऊर्जा कला विकसित करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं इसे कहां से लाऊं? ये मशीनें प्राइमर्डियल एनर्जी लैपटॉप्स की तरह नहीं हैं जो गेम से बाहर हो सकती हैं। झो वेन थोड़ा परेशान था। अर्थ लीग के सिलिकॉन में, विशेष रूप से विश्वविद्यालय में, विभिन्न मौलिक ऊर्जा कलाएं सिखाई जाती हैं। हालांकि उन्हें लेजेंडरी स्टेज पर ही सीमित कर दिया गया था।
वहां पर्यटकों के लिए कोई महाकाव्य मंच की आदिम ऊर्जा कला नहीं थी। झो वेन के पास सामान्य पर भी ऐसी आदिम ऊर्जा कला विकसित होने का कोई मौका नहीं था। भाई, दिवा स्वप्न देखना बंद करो, उसे जल्दी जल्दी ठीक करने में मेरी मदद करो। स्कैंटेन जनरल द्वारा पीछा किए जाने के दौरान ली हुआन चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहा था। उसे घेरने वाला काला कवच लगभग टूट गया था। झो वेन का मदद करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उन्होंने कहा, यह बेकार है। मेरी ताकत इसे घायल करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होगा कि हम भाग जाएं। क्या आपके पास हथियारबंद साथी जानवर नहीं है? ली हुआन ने चिल्लाकर कहा। यह केवल एक नश्वर साथी जानवर है। हालांकि ताकत में वृद्धि बहुत बढ़िया है, यह ऐसे महान मंच आयामी प्राणी के खिलाफ बहुत प्रभावी नहीं होगा, झो वेन ने समझाया। नश्वर साथी जानवर। ली जुबान को तुरंत अवाक महसूस हुआ। एक आयामी प्राणी का ग्रेड जितना अधिक होगा, वह एक आयामी क्रिस्टल को उतना ही आसानी से संघनित कर सकता है। कंपेनियन एग के उत्पादन की संभावना भी अधिक थी, इसलिए ये निम्न श्रेणी के आयामी जीव थे जो शायद ही साथी अंडे का उत्पादन कर सकते थे। इसलिए एक मॉर्टल कंपेनियन बीस्ट उसके ब्लैक नाइट लेजेंडरी कंपेनियन बीस्ट से अधिक महंगा हो सकता है, लेकिन इस समय पैसे का कोई मतलब नहीं है। ये बुरी बात है। हालांकि मेरा ब्लैक नाइट भी मेरी ताकत बढ़ाता है, यह मुख्य रूप से मेरी रक्षा को बढ़ाता है। जब ताकत की बात आती है तो ये बहुत अच्छा नहीं है। लानत है, मुझे शक्तिशाली विनाशकारी शक्तियों के साथ कुछ मौलिक ऊर्जा कौशल सीखना चाहिए था, या मुझे एक ताकत प्रकार के पौराणिक साथी जानवर को विकसित करना चाहिए था। ली हुआन अफसोस करते हुए कहा, यदि आपका काला कवच आपकी रक्षा नहीं करता तो आप कई बार मर चुके होते। झो वेन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ताकतवर प्रकार के पौराणिक साथी जानवर का होना बेकार है। ली हुआन के पास अब झो वेन के साथ बातचीत करने का समय नहीं था, क्योंकि स्केलेटन जनरल ने उसकी जांघ में लगभग छुरा घोंप दिया था। ब्लैक नाइट कंपेनियन बीस्ट ने अपनी गति नहीं बढ़ाई, इसलिए ली हुआन स्केलेटन जनरल के प्रहारों से बचने में असमर्थ था। वह केवल प्रहारों का विरोध करने के लिए काले कवच पर भरोसा कर सकता था। ये काफी दुखद लग रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो उसे किसी भी समय चाकू मार दिया जाएगा। कंकाल का घोड़ा बहुत तेज था और ली हुआन के पौराणिक चरण में नहीं होने के कारण भागने का कोई रास्ता नहीं था। झो वेन, मैं आपसे भाई हुआन को बचाने की विनती करता हूं। जू मियांतु ने झो वेन से विनती करते हुए उठने के लिए संघर्ष किया। इस समय जू मियांतु में अब पहले जैसा अहंकार नहीं था। इसके बजाय उन्होंने झो वेन को समर्थन के स्तंभ के रूप में माना। अंदर से वह अब झो वेन को एक छोटे शहर के उच्च विद्यालय के छात्र के रूप में नहीं मानता था। केवल नश्वर साथी जानवर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति अपने पास रख सके। उनके दृष्टिकोण से झो वेन की निश्चित रूप से एक असाधारण पृष्ठभूमि थी, और उसके पिछले कार्यों ने जू मियांतु को यह विश्वास दिलाया कि यदि वह चाहे तो ली हुआन को बचा सकता है। झो वेन ने एक पल के लिए सोचा और कहा, यह पूरी तरह से असंभव नहीं है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह काम करेगा। हमें इसकी परवाह किए बिना प्रयास करना होगा, जू मियांतु ने कहा। झो वेन ने स्केलेटन जनरल को देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया, लेकिन वह खेल में स्केलेटन जनरल के बारे में सोच रहा था। उन्होंने गेम में कई बार स्केलेटन जनरल से लड़ाई की थी। ये बिना किसी लाभ के नहीं था, क्योंकि अपने अवलोकनों के माध्यम से उन्होंने स्केलेटन जनरल में एक कमजोरी देखी थी। हालांकि झो वेन निश्चित नहीं थे कि खेल में कमजोरी वास्तविक जीवन में भी वैसी ही थी। आखिरकार स्केलेटन जनरल वास्तविक जीवन में बहुत अधिक शक्तिशाली था, लेकिन इस समय झो वेन केवल इसे आजमा सकता था। स्केलेटन जनरल द्वारा ली हुआन का पीछा करते हुए देखकर झो वेन चुपचाप पीछे की ओर चला गया और धीरे धीरे एक अवसर का इंतजार करने के लिए पास आया। झो वेन को एक शब्द भी कहने की आवश्यकता के बिना ली हुआन को पता था कि उसे झो वेन के लिए अवसर की एक खिड़की बनाने की जरूरत है। ली हुआन ने अपने दांत पीस लिए और स्केलेटन जनरल के प्रहार को झेलने के लिए अपने पेट के बाएं हिस्से को ढकने के लिए अपने काले कवच का इस्तेमाल किया। जब तेज नोक काले कवच में गिरी तो उसने ली हुआन का मांस फाड़ दिया। हालांकि इससे पहले कि भाला पीछे हट पाता, उसने पत्थर के भाले को कसकर पकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के झो वेन ने लालची दोस्त और स्केलेटन जनरल की तस्वीर पर छलांग लगा दी। वह कांकेल जनरल की तरह कांकेला ही के घोड़ों पर सवार होकर अपने लक्ष्य की गर्दन तक अपना हाथ पहुंचा रहा था। सिर को आकाश की ओर इशारा किया गया। उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल किया जिसमें विगोरेंट का बॉक्सिंग दस्ताना था, और उसे स्केलेटन जनरल की आंखों की तरफ जोर से पटक दिया।